अध्याय 351 से 370। वह एक महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ है। ये कैसे संभव है? जब संदीप मान ने ये देखा तो उसकी आंखें सदमे से भर आईं। उसे ही राहुल की ताकत सबसे अच्छी तरह से पता होनी चाहिए थी। जब नागार्जुन ने राहुल के मामले की सूचना उसे दी थी तो उसे बस यही लगा था कि राहुल की प्रतिभा अद्भुत है और दिव्य द्वार पवित्र भूमि के ध्यान के योग्य है। इसीलिए उसने स्वर्ग के टॉवर में रुचि रखने वाले राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों को रोकने का काम किया था और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे वे 2 Z टोकन दिए थे। हालांकि उन्होंने अन्य प्रतिभाशाली लोगों को भी उसी स्तर का सम्मान दिया जिनमें उनकी दृष्टि में क्षमता थी। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनमें से कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति कुछ ही वर्षों में उनके अपने स्तर से भी आगे निकल जाएगा। हालांकि वह अंदर से आभारी था कि उसकी सहायता से उसे राहुल का दिव्य द्वार पवित्र भूमि का अनुग्रह प्राप्त हुआ था। वे जिस महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की बात कर रहे थे वह यही था। जियान महाद्वीप में खेती का शिखर स्तर। संदीप मान का दिल जटिल भावनाओं से भर गया। ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला था। युद्ध के मैदान के केंद्र से हजारों मील दूर नागार्जुन और विवेक ने भी उस भयानक शक्ति को महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य और सदमे के भाव देखे। किसने सोचा होगा कि नागार्जुन का अपमानजनक अनुमान वास्तव में सही था। जैसी कि उम्मीद थी, राहुल की ताकत को सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता था। उद्धरण डॉट 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 उस व्यक्ति के आसपास की हर चीज चमत्कारी थी। एक मानव महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ दोनों जातियों के बीच युद्ध में हस्तक्षेप कर रहा है। क्या तुम मनुष्य हमारे साथ निर्णायक युद्ध लड़ना चाहते हो? इसी समय अचानक एक गगनभेदी आवाज गूंजी। यह एक समुद्र दौड़ संत राजा दायरे विशेषज्ञ की दहाड़ थी। राहुल एक संत राजा को कुछ ही सेकंड में मार सकता था, इसलिए उसकी शक्ति निस्संदेह महान सम्राट के दायरे तक पहुंच गई थी। दूसरे पक्ष ने एक बार फिर दोनों जातियों के बीच युद्ध में हस्तक्षेप किया था, जिसने निस्संदेह नियमों का उल्लंघन किया था। यद्यपि ये केवल एक Z टोकन था, फिर भी इसमें एक महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की अद्वितीय शक्ति निहित थी। एक साधारण चींटी मुझे आदेश देने का साहस कैसे कर सकती है? राहुल ने भावशून्यता से समुद्र जाति के संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ को देखा और अपनी उंगली उसकी ओर इशारा की। एक भयानक विनाशकारी शक्ति अचानक उतरी, जिसने विनाश के इरादे से विशेषज्ञ को तुरंत घेर लिया। आप क्या कर रहे हो? संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ ने भय से राहुल को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राहुल अभी भी उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। क्या ये व्यक्ति वास्तव में दोनों जातियों के बीच पूर्ण मतभेद से भयभीत नहीं था? क्या उसे जियान महाद्वीप को नष्ट करने का डर नहीं था? डॉट डॉट मैं तुम्हें मार डालूंगा, राहुल ने हल्के से कहा। उसके शरीर पर पहले से ही 5 सर्वोच्च उद्देश्य अंकित थे और उसकी शक्ति सामान्य महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। इस प्रेत आकृति में संचित शक्ति भी इससे निपटने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार जीवन की प्रेरणा और अपनी संयमित आध्यात्मिक समझ के साथ ये प्रेत आकृति अपनी और भी शक्ति संचित कर सकती थी। ये सुनकर संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। हालांकि जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे पता चला कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे कैद कर लिया है। मानव महान सम्राट, क्या आप सचमुच मेरी जाति के साथ एक पूर्ण युद्ध शुरू करना चाहते हैं? हम आपको सलाह देते हैं कि आप इस बारे में ध्यान से सोचें। अपनी जल्दबाजी को किसी बड़ी मुसीबत का कारण न बनने दें। समुद्र दौड़ सेंट राजा दायरे विशेषज्ञों अविश्वसनीय थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल ऐसा करने की हिम्मत करेगा। क्या वह युद्ध क्षेत्र को साफ करने का प्रयास करने जा रहा था, जैसा उसने पहले मानव राजा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ किया था? क्या वह सचमुच एक पूर्ण युद्ध और जियान महाद्वीप के संभावित विनाश का जोखिम उठाने जा रहा था? पिछले कुछ वर्षों में युद्ध ने दक्षिणी क्षेत्र में कहर बरपाया था और अनगिनत मानव साधक और आम लोग मारे गए थे। हालांकि महान सम्राटों की नज़र में तियानयुआन महाद्वीप इतना विशाल था कि अगर समुद्री दौड़ ने भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया तो भी यह ठीक रहेगा। आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र के भीतर भी अभी भी सैकड़ों क्षेत्र थे। जब तक दोनों जातियों के बीच युद्ध 2 प्रमुख क्षेत्रों से अधिक को अपनी चपेट में नहीं ले लेता, तब तक इससे मानव जाति की नींव को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि राहुल को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे महान सम्राट क्या सोचते हैं। कुछ क्षण बाद राहुल ने धीरे से अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और थप्पड़ मारने की मुद्रा बनाई। फिर अनेक समुद्री जाति विशेषज्ञों की भयभीत निगाहों के सामने संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ, जिसने अभी अभी बात की थी, धूल में मिल गया। उसका शरीर और आत्मा हवा में विलीन हो गए। भारतवर्ष शांत हो गया। चाहे वह स्थानिक अशांति हो या बाहरी दुनिया, हर कोई स्तब्ध था। राहुल ने जरा भी संकोच नहीं किया। यह आदमी बहुत निर्दयी था। यह स्पष्ट था कि उन्हें महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के अलिखित नियमों की परवाह नहीं थी, जिनके अनुसार युद्ध में हस्तक्षेप करना वर्जित था। तुम बहुत दूर चले गए। तुम्हें निश्चित रूप से भगवान प्राचीन काले ड्रैगन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। समुद्री जाति के कई स्वर्गीय राजा क्षेत्र विशेषज्ञ क्रोधित हो गए। बेशक राहुल शक्तिशाली था, लेकिन उनके पास अपने महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी थे। तुम सब बहुत शोर मचाते हो। डॉट राहुल ने उदासीनता से उनकी ओर देखा। फिर अपनी आस्तीन के एक झटके से उसकी शक्ति ने उन सबको डुबो दिया। यह आदमी बहुत डरावना है। चलो भागते हैं। हमें यहाँ की स्थिति के बारे में लॉर्ड प्राचीन ब्लैक ड्रैगन को सूचित करना होगा। शेष राजा क्षेत्र विशेषज्ञ भयभीत होकर भाग गए।
उनके दृष्टिकोण से राहुल पागल हो गया था और संभवतः नरसंहार शुरू करने वाला था। कितना अफसोस, इस जेड टोकन में थोड़ी कमजोरी है। कुछ ही हमलों में ये सब खत्म हो गया। राहुल ने भागते हुए समुद्री रेस विशेषज्ञों को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। मेरे प्यारे शिष्य, अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। राहुल की प्रेत आकृति ने रानी पद्मावती को देखा और मुस्कुराए। फिर उसकी प्रेत आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। अंतहीन समुद्र के सबसे गहरे भाग में अचानक हिंसक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और एक विशाल काला अजगर प्रकट हुआ। धिक्कार है, मेरी योजना में कौन बाधा डाल रहा है? धिक्कार है, मुझे इसे आगे लाना होगा। प्राचीन काला अजगर बेहद चिंतित था। इससे पहले सुनहरे दिव्य अजगर ने उसे जियान महाद्वीप में प्रकट हुई 2 आभाओं की जांच करने के लिए ड्रैगन जाति के मुख्य भवन में बुलाया था। हालांकि कई महान सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों के बावजूद वे अभी भी 2 आभाओं के स्रोत का पता लगाने में असफल रहे। हालांकि उसी समय सुनहरे दिव्य ड्रैगन को यह भी पता चला कि प्राचीन काले ड्रैगन ने समुद्री जाति को मानव जाति के क्षेत्र पर हमला करने का आदेश दिया था। यद्यपि प्राचीन काले अजगर ने एक उत्तम बहाना बना लिया था, फिर भी स्वर्णिम दिव्य अजगर अभी भी थोड़ा संदिग्ध था। प्राचीन काले अजगर को पता था कि सुनहरा दिव्य अजगर जल्द ही उसकी जांच शुरू कर देगा। अगर वह समय रहते पर्याप्त भाग्य ऊर्जा इकट्ठा नहीं कर पाया तो शायद जल्द ही उस टुकड़े का मालिक बदल जाएगा। शापित इंसान, अगर मुझे ऊपरी दुनिया में जाने को प्राथमिकता न देनी पड़ती तो मैं तुम्हें धरती के छोर तक ढूंढता। प्राचीन काले अजगर ने अपने हृदय में राक्षसी क्रोध को बलपूर्वक दबा दिया। वह अंतहीन समुद्र में बहुत दूर था, इसलिए वह नहीं जानता था कि उसकी योजना में किसने हस्तक्षेप किया था, लेकिन चून की टुकड़े ने बड़ी मात्रा में भाग्य ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, इसलिए वह मुश्किल से दायरे का मार्ग खोल सका। कुछ ही क्षणों बाद प्राचीन काले ड्रैगन के शरीर से चमकदार काली रोशनी फूट पड़ी और उसकी आध्यात्मिक भावना प्रकट हो गई तथा उसने हर छोटी शक्ति को यथासंभव नियंत्रित कर लिया। उसे स्वर्णिम दिव्य अजगर की पकड़ से बचना था जो उससे अधिक शक्तिशाली था। धमाका, कई बाधाएं खड़ी करने के बाद प्राचीन काले ड्रैगन ने ध्यानपूर्वक उस टुकड़े को बाहर निकाला और ध्यान से देखा कि कैसे रहस्यमयी शक्तियां उसकी ओर एकत्रित होने लगीं। उनकी आध्यात्मिक भावना ने उस टुकड़े के चारों ओर एक बुलबुला बना दिया। उस टुकड़े पर रहस्यमयी आकृतियां उकेरी गई थीं। जब उसमें प्राचीन काले ड्रैगन की शक्ति डाली गई तो एक प्राचीन आभा धीरे धीरे जागृत हुई और एक विशाल सुनहरे ड्रैगन में संघनित हो गई। ये भाग्य ऊर्जा से बना एक भाग्य ड्रैगन था। इस टुकड़े से प्रवाहित भाग्य ऊर्जा लोक मार्ग को खोलने में सक्षम होगी। बेशक मानव जाति से एकत्रित भाग्य ऊर्जा पर भरोसा करके क्षेत्र मार्ग को खोलना असंभव था। हालांकि प्राचीन काले अजगर ने पहले ही समुद्री जाति की भाग्य ऊर्जा का एक हिस्सा गुप्त रूप से लूट लिया था। अब उसे बस समुद्री जाति की भाग्य ऊर्जा को उस टुकड़े में डालना था और राज्य का मार्ग खुल जाता। संयोगवश अंश में भाग्य ऊर्जा का संचार करने से व्यक्ति की साधना नींव को काफी नुकसान पहुंचेगा। हालांकि प्राचीन काले अजगर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वह ऊपरी दुनिया में चढ़ पाता तो वह जल्दी ही महान सम्राट के दायरे को पार कर लेता। इसके अलावा सुनहरा दिव्य ड्रैगन पहले से ही उसके खिलाफ सतर्क था, खासकर यह पता चलने के बाद कि उसने समुद्री जाति को मानव जाति पर हमला करने का आदेश दिया था। इस प्रकार आगे बढ़ने का यही उनका एकमात्र रास्ता था। जब तक वह ऊपरी दुनिया में कदम रख सकता है तब तक सब कुछ इसके लायक होगा। फुश, जैसे ही समुद्री जाति की भाग्य ऊर्जा और ड्रैगन जाति की भाग्य ऊर्जा उसमें समाहित हुई, टुकड़े में निहित रहस्यमय शक्ति और भी तेजी से उमड़ पड़ी। कठोर स्थानिक अवरोध कांप उठा। इस बार प्राचीन काला अजगर भी टुकड़े के कारण उत्पन्न हलचल को दबा नहीं सका। अब टुकड़ा पूरी तरह से चार्ज हो चुका था और उड़ान के लिए तैयार था। बजर्स, कुछ ही क्षणों बाद पूरा जियान महाद्वीप कांपने लगा और दुनिया अंधकार में और रंगहीन हो गई। इस समय स्थानिक अशांति के सबसे गहरे भाग में एक प्रकाश बिंदु अचानक चमक उठा। प्रकाश के अंत में प्रकाश का एक उज्ज्वल द्वार था जो एक अज्ञात स्थान से जुड़ा हुआ था। मैं अंततः सफल हो गया। प्राचीन काले ड्रैगन का विशाल शरीर कांप उठा और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। कुछ ही क्षणों बाद वह प्राचीन काला अजगर एक ठंडे दिखने वाले मनुष्य में बदल गया। उसका मानव रूप निस्संदेह उस लोक मार्ग से यात्रा करने के लिए अधिक सुविधाजनक था। जैसी उम्मीद थी, उन पुरानी चीजों ने इसे नोटिस कर लिया है। अचानक उस प्राचीन काले अजगर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय ने कई आभाओं को अपनी ओर आते हुए महसूस किया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। राज्य मार्ग उसके ठीक सामने था। इसके बाद प्राचीन काले अजगर की आकृति अचानक गायब हो गई। वह प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो राज्य के मार्ग की ओर बढ़ रही थी। हालांकि ठीक इसी समय एक अदृश्य शक्ति अचानक उतरी और प्राचीन काले ड्रैगन के शरीर को बंदी बना लिया। क्या? प्राचीन काले ड्रैगन की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। अचानक एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति मुस्कुराता हुआ उसके सामने प्रकट हुआ। मैं आपका अवसर स्वीकार करूंगा। ये स्पष्टतः राहुल था। मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण प्राचीन काले अजगर की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं। हालांकि राहुल की आकृति अचानक राज्य के गलियारे में गायब हो गई। उसी समय उज्ज्वल दरवाजा बंद हो गया। धत्तेरी की, दूर से केवल प्राचीन काले अजगर की अनिच्छुक दहाड़ ही सुनाई दे रही थी। अल्पविराम, जैसे ही राहुल ने राज्य मार्ग में प्रवेश किया, उसने अचानक महसूस किया कि एक रहस्यमय शक्ति उस पर उतर आई है।
यह महसूस करते हुए उसकी आध्यात्मिक भावना और उसके सैन्य इरादों की शक्ति उभर आई और उसकी रक्षा के लिए एक अवरोध का निर्माण हुआ। हालांकि क्षेत्र मार्ग की शक्ति इतनी भयानक थी कि कुछ ही समय में राहुल की ऊर्जा बाधा पर दरारें दिखाई देने लगीं। उसी समय राहुल के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग, मेजबान के ऊपरी लोक में आरोहण का पता चल गया है। वर्तमान में ऊपरी लोक की साधना प्रणाली और आध्यात्मिक ऊर्जा का विश्लेषण किया जा रहा है। डिंग, चूंकि मेजबान को अभी 10 सर्वोच्च इरादों को समझना और उनका विलय करना बाकी है, इसलिए मेजबान के जीवन को बचाने के लिए सिस्टम बलपूर्वक मेजबान की सारी शक्ति के साथ विलीन हो जाएगा। डिंग, ऊर्जा सम्मेलन प्रगति पर है। डिंग, ऊर्जा सम्मेलन सफल रहा। मेजबान का वर्तमान साधना क्षेत्र अब रहस्यवादी मध्याह्न क्षेत्र है। ऊपरी लोक को रहस्यवादी लोक कहते हैं और इसे मध्य लोक माना जाता है। इस मध्य लोक के नीचे अनगिनत छोटे बाहरी लोक हैं, जिनमें से जियान महाद्वीप एक है। डिंग, जहां तक रहस्यवादी दुनिया के अन्य साधना क्षेत्रों का सवाल है, मेजबान को उन्हें स्वयं खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डिंग, जैसे ही मेजबान बलपूर्वक ऊपरी दुनिया में चढ़ेगा, सिस्टम अंतरतलीय ऊर्जा सम्मेलन के साथ आगे बढ़ेगा। डिंग, अंतरतलीय ऊर्जा सम्मेलन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होगी। इस अवधि के दौरान तंत्र सुप्त अवस्था में रहेगा। सुप्त अवस्था की सटीक अवधि अभी अज्ञात है। जैसे ही सिस्टम के नोटिफिकेशन खत्म हुए, राहुल के चेहरे के भाव बदल गए। उसने सोचा भी नहीं था कि ऊपरी दुनिया में चढ़ने में इतनी मुश्किलें आएंगी। उसी समय राहुल द्वारा समझी गई सैन्य इरादों की शक्ति और उसकी आध्यात्मिक भावना की शक्ति अचानक विलीन हो गई और एक नई शक्ति में परिवर्तित हो गई, जिसने राज्य मार्ग के भयानक दबाव का सफलतापूर्वक विरोध किया। इस समय एक मजबूत चूषण बल अचानक क्षेत्र मार्ग के अंत से प्रकट हुआ, जिसने राहुल को अंदर खींच लिया। अल्पविराम, रहस्यवादी दुनिया, पूर्वी महाद्वीप, महान जंगल, दिव्य संप्रदाय, विमान आरोहण तीर्थ। मंदिर में 9 स्तंभ थे जिन पर ड्रैगन उकेरे गए थे। ये 9 स्तंभ एक रहस्यमयी संरचना बनाते थे। इस समय मंद रोशनी वाली संरचना अचानक जगमगा उठी। अचानक मंदिर में एक आश्चर्यचकित करने वाली आवाज गूंजी, जिसके बाद एक प्रकाश की चमक हुई, जिससे एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आकृति प्रकट हुई। बूढ़े आदमी के बाल और दाढ़ी भी सफेद हो गए थे। ये हमारे संप्रदाय का लंबे समय से बंद विमान आरोहण मंदिर है। लाखों साल हो गए हैं जब निचले विमानों से कोई यहाँ आरोहण कर पाया है। यह अब क्यों सक्रिय होगा? बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उस संरचना का निरीक्षण किया और उसकी आंखों में आश्चर्य बढ़ गया। जियान महाद्वीप, वह कौन सा निचला तल था? मैंने उसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? जैसे जैसे रहस्यमय संरचना से प्रकाश तेज होता गया, एक युवक की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। ये व्यक्ति राहुल था। जैसे ही राहुल प्रकट हुआ, उसने अपने आसपास की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया और उसका शरीर लालच से उसे निगलने लगा। क्या ये रहस्यमय दुनिया है? राहुल ने खुद से पूछा। रहस्यमय दुनिया में चढ़ने के लिए बधाई, छोटे दोस्त। इस समय राहुल के कानों में अचानक एक बूढ़ी आवाज गूंजी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आकृति अचानक राहुल के सामने प्रकट हुई। और तुम? ये देखकर राहुल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक प्रकार की सावधानी झलक उठी। रहस्यवादी दुनिया में आरोहण के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व बदल गया था और यहाँ साधना क्षेत्र भी भिन्न थे। उनका साधना स्तर, जो मूल रूप से तियान युआन महाद्वीप पर बेजोड़ था, अब रहस्यवादी मध्याह्न क्षेत्र था, जो रहस्यवादी दुनिया में सबसे निचला साधना क्षेत्र था। कम से कम अभी तक तो वह सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के साधना स्तर को महसूस नहीं कर सका। छोटे दोस्त, घबराओ मत। यह महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय का उत्थान मंदिर है। जब कोई निम्न लोक से ऊपर उठता है तो वह रहस्यमय जगत के विभिन्न उत्थान तीर्थों में से किसी एक में संयोगवश प्रकट हो जाता है। संयोगवश तुम मेरे महान वन्य दिव्य संप्रदाय के क्षेत्र में प्रकट हुए हो, सफेद बालों वाले वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं रघुवीर हूँ, महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के 7 प्रमुखों में से एक। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय, रघुवीर। ये सुनकर राहुल अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखों में संदेह और भ्रम की झलक दिखाई दी। भ्रम होना स्वाभाविक है, आखिरकार आप अभी अभी ऊपर चढ़े हैं। रघुवीर ने उसकी उलझन को महसूस किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें रहस्यवादी दुनिया की सामान्य स्थिति का संक्षिप्त विवरण दूंगा। रहस्यमय जगत असंख्य लोकों में एक मध्य तल है। ये 5 प्रमुख महाद्वीपों में विभाजित है। मध्य महाद्वीप के अलावा 4 अन्य महाद्वीप भी हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर। हम वर्तमान में जिस स्थान पर हैं वह पूर्व महाद्वीप है। उसके बाद रघुवीर ने राहुल को रहस्यवादी दुनिया के अन्य पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। कुछ समय बाद राहुल को रहस्यवादी दुनिया की सामान्य समझ प्राप्त हो गई। रहस्यवादी दुनिया में साधना क्षेत्रों को रहस्यवादी मध्याह्न क्षेत्र, दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र, भौतिकीकरण क्षेत्र, शून्य क्षेत्र, स्वर्ग क्षेत्र, रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र, सर्वोच्च क्षेत्र, प्राचीन क्षेत्र और मुहरबंद अमर क्षेत्र में विभाजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्र में 9 स्तर थे। असंख्य संसारों में रहस्यवादी संसार को मध्य स्तर माना जाता था, जबकि उच्चतर स्तर पौराणिक अमर संसार था। रहस्यवादी दुनिया के सभी साधक अमर उत्थान के पौराणिक मार्ग का अनुसरण करते थे। यहाँ युद्ध विधियों को एक और नाम दिया गया था। रहस्यवादी जगत के साधक इन्हें दिव्य शक्तियाँ कहते थे। इन्हें स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यवादी और पीठ श्रेणी में भी विभाजित किया गया था।
जहां तक साधकों की संरचना का प्रश्न है, इसका वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता था कि साधक के शरीर में दिव्य हड्डियां हैं या नहीं। वरिष्ठ रघुवीर, क्या आप मेरे शरीर में दिव्य हड्डियों की जांच करने में मेरी मदद कर पाएंगे? राहुल ने असहाय होकर पूछा। अब चूंकि सिस्टम निष्क्रिय था, इसलिए उसके पास अपनी विशेषताओं की जांच करने का कोई तरीका नहीं था। यह कोई मुद्दा नहीं होगा, छोटे दोस्त, रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय में एक से ज्यादा आरोहण तीर्थस्थल थे। हालांकि ये थोड़ा खास था क्योंकि इसे पहले संप्रदाय गुरु ने बनवाया था। ये दुख की बात है कि लाखों वर्ष पूर्व यह आरोहण मंदिर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो गया था और निचले स्तरों से आने वाले साधक अब यहाँ आरोहण नहीं कर सकते थे। तब से महान वन्य दिव्य संप्रदाय ने इस उत्थान मंदिर को त्याग दिया और इसे सील कर दिया। हालांकि रघुवीर महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के 7 प्रमुखों में से एक था। वह पहले से ही बूढ़ा था और अपने जीवनकाल के अंत के करीब था। उसके अमर लोक में जाने की कोई आशा नहीं थी। हालांकि रघुवीर ने एक बार महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के धर्मग्रंथ भंडार से एक गुप्त स्क्रॉल प्राप्त किया था, जिसमें पहले संप्रदाय के गुरु द्वारा छोड़ी गई भविष्यवाणी दर्ज थी। अब से लाखों वर्ष बाद सीलबंद मंदिर एक बार फिर खुलेगा और भाग्य का बच्चा वहां से उतरेगा और रहस्यमय दुनिया के भाग्य को फिर से लिखेगा। परिणामस्वरूप रघुवीर ने हमेशा इस उत्थान मंदिर पर नजर रखी थी और पिछले हजारों वर्षों से ऐसा करता आ रहा था। फिर अंततः राहुल आया। हालांकि वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि राहुल भाग्य की संतान थी। उस समय उस स्क्रॉल के अलावा वहां कुछ और भी था। वह एक हथेली के आकार का काला पारदर्शी क्रिस्टल था। यदि राहुल काले क्रिस्टल को प्रकाशित कर सके तो इसका मतलब होगा कि वह भाग्य का भविष्यवाणी किया गया बच्चा था। मेरे युवा मित्र, मैं अब तुम्हारी दिव्य अस्थियों की जांच करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रघुवीर और एक रहस्यमय शक्ति अचानक बाहर निकली और राहुल पर उतर आए। राहुल का शरीर अचानक कांप उठा और उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। उसके शरीर में रक्त संचार का मार्ग अचानक प्रकट हो गया। उसी समय रघुवीर ने एक पत्थर का खंभा निकाला जिसमें हीरे के आकार के कई क्रिस्टल जड़े हुए थे। यह एक दिव्य अस्थि पत्थर का स्तंभ है। यह साधक के शरीर में दिव्य हड्डियों का पता लगा सकता है। छोटे मित्र, तुम्हें बस इस पत्थर के स्तंभ पर अपना हाथ रखना है, रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने सिर हिलाया, फिर एक कदम आगे बढ़ा और धीरे से अपनी हथेली पत्थर के खंभे पर रख दी। हालांकि रघुवीर को इस बात पर हैरानी हुई कि पत्थर का स्तंभ बिल्कुल भी नहीं बदला। ये कैसे हो सकता है? क्या पत्थर का खंभा टूटा हुआ है? रघुवीर ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर वह एक कदम आगे बढ़ा और अपनी हथेली पत्थर के खंभे पर रख दी। कुछ ही क्षणों बाद वह मंद पत्थर का खंभा अचानक रोशनी से भर गया। उसी समय उस पर अचानक शब्द प्रकट हो गए। प्राचीन अग्नि दिव्य अस्थि, 6ठे स्तर की दिव्य अस्थि। नोट: दिव्य अस्थियां 9 स्तरों में विभाजित हैं, जिनमें सबसे उच्चतम स्तर 9 है और सबसे निम्नतम स्तर 1 है। मेरे साथ कोई समस्या नहीं है। ये तुम्हारा क्यों नहीं पहचान पा रहा है? रघुवीर की आंखें संदेह से भरी थीं। राहुल को शर्मिंदगी महसूस हुई। ये तो असंभव था, है न? उन्होंने अभी अभी जियान महाद्वीप पर अराजकता दिव्य शरीर प्राप्त किया था। भले ही उसके उत्थान के दौरान उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई हो, फिर भी उसके पास एक भी दिव्य अस्थि न होना असंभव था, है न? ये देखकर रघुवीर ने राहुल को एक लंबी नज़र से देखा। राहुल के स्पर्श पर पत्थर के खंभे की कोई प्रतिक्रिया न होने की केवल 2 ही संभावनाएं थीं। या तो राहुल के शरीर में कोई दिव्य अस्थि थी ही नहीं और वह एक साधारण स्तर की प्रतिभा वाला साधक था, या राहुल के शरीर में दिव्य अस्थि इतनी असाधारण थी कि पत्थर का खंभा भी उसे पहचान नहीं पाया। हालांकि पहले वाले की संभावना दूसरे वाले की तुलना में कहीं अधिक थी। उन्होंने जिस परीक्षण पत्थर के स्तंभ का इस्तेमाल किया था वह मध्यम स्तर का था और पहली से 6ठी स्तर की दिव्य हड्डियों का पता लगा सकता था। केवल उन्नत परीक्षण पत्थर के स्तंभ ही हर दिव्य हड्डी का पता लगा सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में यदि 7वें स्तर की दिव्य अस्थि वाला कोई साधक किसी मध्यवर्ती स्तर के पत्थर के स्तंभ से स्वयं का परीक्षण करता, तो दिव्य अस्थि की शक्ति से पत्थर का स्तंभ तुरंत चकनाचूर हो जाना चाहिए था, न कि कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी चाहिए थी। क्या इस आदमी के पास सचमुच कोई दिव्य अस्थि नहीं थी? छोटे दोस्त, तुम फिर से कोशिश क्यों नहीं करते? रघुवीर ने राहुल को अजीब नजरों से देखा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने काला क्रिस्टल निकाला। छोटे दोस्त, तुम्हें बस इस पर अपना खून टपकाना है। जब तक ये क्रिस्टल तुम्हारे खून पर प्रतिक्रिया करता रहेगा, तुम महान वन्य दिव्य संप्रदाय में शामिल हो सकते हो। राहुल ने खुद से बुदबुदाया। वह भी अभी रहस्यवादी दुनिया में पहुंचा था, इसलिए ये सबसे अच्छा होगा कि वह किसी बड़े संप्रदाय में शामिल हो जाए। इसके अलावा ये प्रणाली अज्ञात समय से निष्क्रिय अवस्था में थी। राहुल ने रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसे काले क्रिस्टल पर टपकने दिया। अगले ही पल साधारण सा दिखने वाला काला क्रिस्टल अचानक कांप उठा। उसकी सतह पर रहस्यमयी लहरें उभर आईं। फिर वह एक काली रोशनी की लकीर में बदल गई और राहुल के माथे में समा गई। जैसी कि उम्मीद थी, ये भाग्य का बच्चा है जिसकी मुझे तलाश थी। जब रघुवीर ने ये देखा तो वह बेहद उत्साहित हो गया। मेरे युवा मित्र राहुल, क्या तुम मुझे अपना गुरु मानने को तैयार हो? रघुवीर ने पूछा। अभी अभी हुई बातचीत से उसे राहुल का नाम पता चल गया था। हालांकि उस समय राहुल अचंभित था। प्रकाश की काली रेखा के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक पंक्ति उभरी।
डिंग, बधाई हो, मेजबान को रहस्यमय दुनिया के प्लान भ्रूण का एक टुकड़ा मिल गया है जिसने सिस्टम की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को पुनः भर दिया है। डिंग, कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, सिस्टम 100 साल में फिर से सक्रिय हो जाएगा। क्या वह बदसूरत काला क्रिस्टल वास्तव में इस दुनिया के समतल भ्रूण का एक टुकड़ा था? राहुल ने अपने मन में जानकारी को पचा लिया और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मेरे छोटे दोस्त राहुल, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये देखकर कि राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, रघुवीर ने फिर से अजीब तरह से पुकारा। राहुल को होश आया और उसने रघुवीर की तरफ देखा। एक पल सोचने के बाद उसने रघुवीर को आदरपूर्वक प्रणाम किया। गुरुजी, कृपया राहुल का प्रणाम स्वीकार करें। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे उत्तराधिकारी मिल गया। ये देखकर रघुवीर ने खुशी से अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। मरने से पहले एक उत्तराधिकारी मिल जाने और उस उत्तराधिकारी के भाग्य की भविष्यवाणी की हुई संतान होने के कारण उसे जीवन में अब कोई पछतावा नहीं था। ठीक इसी तरह राहुल रघुवीर के पीछे महान जंगल दिव्य संप्रदाय में वापस चला गया। समय उड़ता गया और पलक झपकते ही 100 वर्ष बीत गए। पूर्वी महाद्वीप, महान जंगल दिव्य संप्रदाय, बादल आकाश शिखर। एक पुराने लकड़ी के घर में सफ़ेद कपड़े पहने एक युवक पालथी मारकर बैठा था। अचानक युवक की आंखें खुल गईं और उसकी पुतलियों में एक तेज रोशनी चमक उठी। अंततः 100 वर्ष बीत गए। अंततः सिस्टम पुनः सक्रिय होने जा रहा था। लकड़ी के घर की खिड़की से आसपास की पर्वत चोटियों में व्याप्त अमर आध्यात्मिक ऊर्जा को देखा जा सकता था। समय समय पर साधक उड़ती तलवारों पर और सारसों पर उड़ते हुए भी गुजरते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा अमर लोगों की कहानियों में वर्णित है। यह अफसोस की बात है कि रघुवीर का पहले ही निधन हो चुका है, राहुल ने खुद से कहा। राहुल को अपना शिष्य स्वीकार करने के कुछ समय बाद ही रघुवीर का जीवनकाल समाप्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अपनी मृत्यु से पहले रघुवीर ने मेघ आकाश शिखर के प्रमुख का पद राहुल को सौंप दिया। हालांकि राहुल की विशेष स्थिति को देखते हुए उसने उसे कोई उच्च स्तरीय साधना विधियां नहीं सिखाईं। अचानक राहुल के दिमाग में एक कर्कश यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग, सिस्टम ने पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर ली है और जागृति की प्रक्रिया में है। डिंग, सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है और अब होस्ट की सेवा में है। डिंग, मेजबान शिष्यों को अपनाकर उनमें आध्यात्मिक शक्ति का संचार करके या उन्हें विभिन्न साधना संसाधन और दिव्य निधियां प्रदान करके यादृच्छिक महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। उच्चतम पुरस्कार गुणक 10,000 गुना है। राहुल की आंखें चमक उठीं। उफ, मैंने 100 साल तक अपमान सहा है और आखिरकार ये घटिया व्यवस्था वापस आ गई है। डिंग, सिस्टम का स्टेटस पैनल बदल गया है। होस्ट को सलाह दी जाती है कि वह इसकी जांच करे। ओह, ये सुनकर राहुल ने तुरंत अपना विशेषता पैनल खोला। राहुल, साधना, दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र का दूसरा स्तर, रहस्यवादी दुनिया का कमजोर व्यक्ति। दिव्य शक्तियां, कोई नहीं। दिव्य हड्डियां, कोई नहीं। नौसिखियों के बीच एक नौसिखिया। अपने जीवनकाल में कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा। रूप, अवर्णनीय रूप से सुंदर। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने ये देखा। ऐसा लग रहा था कि अपग्रेड के बाद सिस्टम को झटका लगेगा। डिंग, बधाई हो, मेजबान दिव्य रहस्यमय लोक में पहुंच गया है और उसे एक शानदार उन्नति उपहार बैग मिला है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? बेशक, मैं इसे खोलूंगा, राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। डिंग, बधाई हो, मेजबान को एक पीले रंग की अस्थि शुद्धिकरण गोली और 50 साल की साधना प्राप्त हुई है। सिस्टम अधिसूचना समाप्त होने के बाद राहुल का शरीर अचानक कांप उठा क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति अचानक उसके दानतियन में बढ़ गई। मैं इस एहसास को कितना याद करता हूँ। जल्द ही राहुल के दानतियान ने आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से पचा लिया और वह दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। 1 मिनट रुको, मुझे 50 साल की साधना मिली लेकिन मैं केवल एक स्तर ही आगे बढ़ पाया। राहुल ने मन ही मन शिकायत की। धत, चूंकि यजमान के शरीर में कोई दिव्य अस्थि नहीं है, इसलिए यजमान की प्रतिभा का स्तर सामान्य है। अतः यजमान की साधना गति की तुलना स्वाभाविक रूप से रहस्य जगत के प्रतिभाशाली लोगों से नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता था कि दिव्य हड्डियां सचमुच महत्वपूर्ण थीं। हालांकि अब जब उनके पास फिर से यह व्यवस्था आ गई है तो क्या इस कमी से डरने की कोई जरूरत है? राहुल ने अस्थिशोधन की गोली को देखा और गहरी सोच में पड़ गया। यद्यपि इस गोली का सेवन करने से उसे लाभ होगा, किंतु इसका प्रयोग किसी शिष्य पर करना अधिक लाभदायक होगा। बैंग बैंग बैंग, इसी समय अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। चीफ राहुल, क्या आप वहां हैं? ये सुनकर राहुल की आंखें गहरी हो गईं और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंदर आओ, राहुल ने कहा। नमस्कार मार्शल अंकल। ये जो व्यक्ति अंदर आया वह एक सुंदर युवक था जिसका स्वभाव सौम्य और परिष्कृत था। राहुल इस आदमी के लिए कोई अजनबी नहीं था। वह महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय तनवीर का प्रत्यक्ष शिष्य था और राहुल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वह सौम्य और शिष्ट थे और किसी प्रकार का दिखावा नहीं करते थे। इसके अलावा वह मूल रूप से महान वन्य दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर पद के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक निश्चित दावेदार थे। इसलिए तनवीर का संप्रदाय के प्रमुखों, बुजुर्गों और साधकों के साथ अच्छा संबंध था। राहुल की राय में यह आदमी एक चतुर व्यक्ति था। नेतृत्व का पद संभालने से पहले ही उसने जरूरी संपर्क और रिश्ते बना लिए थे।
मार्शल अंकल, ये शिक्षक ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है कि हम एक बैठक आयोजित करने वाले हैं और आपको वहां आने के लिए आमंत्रित करना है। क्या वरिष्ठ भाई ने बताया कि यह बैठक किस बारे में थी? राहुल ने पूछा। रघुवीर को शांति और एकांत पसंद था और उसने क्लाउड स्काई पीक पर इस लकड़ी के घर के अलावा कोई उचित निवास नहीं बनाया था, जो काफी जर्जर और जीर्ण शीर्ण था। क्या कुछ बड़ा घटित हो सकता है? तनवीर एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, कल उन्मत्त जानवरों ने पहाड़ की तलहटी में स्थित गांव पर हमला किया और कई ग्रामीणों को मार डाला। हालांकि संप्रदाय के साधकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उनमें से कई को मार डाला, लेकिन लगभग कोई भी जीवित नहीं बचा। केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही संप्रदाय में वापस लाया जा सका। शिक्षक ने एक बैठक बुलाई जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि उन्मत्त जानवरों से कैसे निपटा जाए, साथ ही बचे हुए लोगों से कैसे निपटा जाए। अच्छा, ऐसा है? राहुल ने आसास में सिर हिलाया। सच कहूं तो बचे हुए लोगों से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं था। वे बस उनकी दिव्य हड्डियों की जांच करके उन्हें बाहरी संप्रदाय में शामिल कर सकते थे। हालांकि अगर यह आज से पहले हुआ होता तो राहुल शायद इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। अब जब व्यवस्था जागृत हो चुकी थी तो शिष्य बनने का यह एक बेहतरीन अवसर था। ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। राहुल ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है मार्शल अंकल, ये रुफैंग पहले विदा लेगा। तनवीर ने आदरपूर्वक झुककर लकड़ी के घर से बाहर निकल गया। जाते हुए उसने क्लाउड स्काई पीक पर स्थित जीर्ण शीर्ण लकड़ी के घर पर एक क्षण के लिए नजर डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। 10 मिनट बाद राहुल चेहरे पर मुस्कान लिए कमरे से बाहर चला गया। अपनी आस्तीन लहराते हुए राहुल ने रघुवीर के पास मौजूद एकमात्र हथियार, क्लाउड स्काई तलवार, निकाल ली। यह एक सर्वोच्च श्रेणी की ब्लैक रैंक जादू कलाकृति थी। रहस्यवादी दुनिया में कलाकृतियों का वर्गीकरण उच्च से निम्न, स्वर्ग, पृथ्वी, काले और पीले स्तरों में किया गया था। प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्यम, उच्च और सर्वोच्च स्तरों में विभाजित किया गया था। क्षेत्र मार्ग के कारण राहुल के पास जो कुछ भी था उसे उसके जीवन को बचाने के लिए प्रणाली द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया था। यद्यपि उनके मन में अभी भी तियान-युआन महाद्वीप की साधना पद्धतियां और युद्ध तकनीकें थीं, लेकिन दोनों विमानों की आध्यात्मिक ऊर्जा में अंतर का अर्थ था कि वे रहस्यवादी दुनिया में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थे। ये वास्तव में इसी कारण था कि प्रत्येक साधक जो निम्न लोक से ऊपर चढ़ता था, लोक मार्ग से गुजरते समय अपनी मध्य रेखाओं का पुनर्निर्माण करते हुए लोक की शक्ति के बपतिस्मा का अनुभव करता था। इस प्रकार साधक अपने उत्थान के बाद शीघ्रता से उस लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुकूल हो सकते थे। हालांकि ये केवल उन साधकों के लिए था जो महान सम्राट के राज्य को पार कर चुके थे। राहुल उस टुकड़े द्वारा खोले गए राज्य मार्ग की सहायता से ऊपर चढ़ गया था। यदि तंत्र की सहायता न होती तो उसकी वहीं मृत्यु हो जाती। जहां तक बपतिस्मा की बात है, वह भी व्यवस्था के अनुसार ही हुआ था। ये सचमुच सौभाग्य की बात थी कि उसके पास व्यवस्था थी। वह प्राचीन काला अजगर शायद मर ही गया होता। उसके बाद राहुल ने सभा हॉल की यात्रा करने के लिए संप्रदाय की तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग किया। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, राहुल ने फटे कपड़ों में कई लोगों को देखा। संभवतः ये वे ग्रामीण थे जो हमले में बच गए थे। मैं कहता हूँ, कनिष्ठ भाई राहुल, आप में बहुत साहस है जो आपने मुझे और वरिष्ठ भाई वीर सिंह को इतने लंबे समय तक आपका इंतजार करवाया। इससे पहले कि राहुल बैठ पाता, उसे छिपे हुए तलवार शिखर के प्रमुख जयवीर ने डांटते हुए लहजे में चेतावनी दी, जो महान जंगल दिव्य संप्रदाय के कानून प्रवर्तन बुजुर्ग भी थे। ये सुनकर राहुल अपनी बाहें उठाने से खुद को रोक नहीं सका। ये बूढ़ा आदमी मुसीबत खड़ी करने में बहुत माहिर था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कई प्रमुख उन्हें नीची नज़र से देखते थे। राहुल ने उनकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई और बस महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के संप्रदाय गुरु वीर सिंह की ओर मुड़ गया। वरिष्ठ भाई वीर सिंह, मुझे क्षमा करें। मेघाकाश शिखर सभा भवन से काफी दूर है। कृपया देरी के लिए मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं, वीर सिंह मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। यद्यपि वह अपने हृदय में राहुल के बारे में अधिक नहीं सोचता था, फिर भी संप्रदाय के गुरु के रूप में उसे उदार होना पड़ा। जब जयवीर को एहसास हुआ कि उसे राहुल ने नजरअंदाज कर दिया है, तो उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। तुम तो मात्र दूसरे स्तर के दिव्य रहस्यलोक के साधक हो, फिर भी तुम मेरे सामने इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करने का साहस करते हो। तुम जैसे घटिया इंसान को मार्शल अंकल रघुवीर ने कैसे चुन लिया? तुम्हारे पास तो कोई दिव्य हड्डी भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक चीज है तो वह है बेवजह की किस्मत। मेरी राय में आप मार्शल अंकल रघुवीर द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती हैं। अन्य सरदारों की नज़र में रघुवीर कभी भी सरदार का पद राहुल को नहीं सौंपता अगर उसकी मृत्यु निकट न होती। इसके अलावा राहुल के शरीर में कोई दिव्य हड्डियां नहीं थीं और रघुवीर के अनुसार राहुल एक शिष्य था जिसे उसने संयोग से ग्रहण किया था, न कि किसी कुलीन परिवार का शिष्य। इस प्रकार संप्रदाय के अधिकांश साधक राहुल को नीची दृष्टि से देखते थे। जब सातों प्रमुख बैठ गए तो हॉल में बचे लोगों के चेहरों पर आशा और उदासी का मिश्रण था। रहस्यवादी दुनिया के नागरिक होने के नाते वे सभी साधना के मार्ग के लिए लालायित थे और आशा करते थे कि उनमें साधना करने की प्रतिभा है और अंततः वे अमर हो जाएंगे। दाववादी गुरुओं, कृपया हमारी ओर से न्याय की मांग करें। इस समय एक युवक अचानक भीड़ से बाहर आया और राहुल और अन्य लोगों के सामने घुटने टेक कर फूट फूट कर रोने लगा। उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने पर उनके आसपास के अन्य युवाओं ने भी उनका अनुसरण किया, इस उम्मीद में कि वीर सिंह उनके लिए खड़ा होगा।
शक्तिहीन आम लोग उन क्रूर जानवरों के हमलों का सामना कैसे कर सकते थे? हालांकि वे बच गए थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों की मौत भी देखी थी। अचानक जब वह युवक अपने दुख में डूबा हुआ था, उसके माथे पर एक स्पष्ट आभा चमक उठी। आम लोगों को तो यह मुश्किल से दिखाई देती थी, लेकिन सरदारों को यह स्पष्ट दिखाई देती थी। ये देखकर सरदारों की आंखें चमक उठीं। इन नश्वर वस्तुओं में एक अनपॉलिश्ड जेड भी था। ये वाकई दुर्लभ था। मुझे पहले से ही पता है कि आप सबके साथ क्या हुआ, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी है कि हालात इस तरह बिगड़ गए। खैर, जो बीत गया सो बीत गया, और आप सबको आगे देखना होगा। ठीक है, जल्दी उठो। वीर सिंह, जिसने दया और सहानुभूति के शब्द कहे थे, ने गहरी आह भरी। कल गांव में हुए जानवर के हमले के बाद उन्होंने कई शिष्यों को जांच के लिए भेजा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे जानवर के हमले का स्रोत नहीं ढूंढ पाए। असहाय होकर वह केवल सभी प्रमुखों को एक साथ बुलाकर बचे हुए लोगों से निपटने के विषय पर चर्चा कर सकता था। जहां तक जानवर के हमले की बात है, चूंकि यह हमारे संप्रदाय के क्षेत्र में हुआ है, हम इसकी पूरी जांच करेंगे। वीर सिंह ने राहुल और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों की ओर देखा और फिर आगे कहा, हमारे संप्रदाय द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद हमें उम्मीद है कि हम हमले के स्रोत और कारण का पता लगा पाएंगे। इस बीच आप चिंता न करें। सत्य का पता चलने से पहले आप साधना के लिए संप्रदाय में बने रहना चुन सकते हैं। सत्य का पता चलने पर हम आपको जरूर सूचित करेंगे। जीवित बचे लोगों में एक गंदे चेहरे वाली युवा लड़की भी थी जिसका नाम झुगे युएयू था। जब सुप्रिया ने गोंगसुन शौयू के शब्द सुने तो उसके आंसू बारिश की तरह गिरने लगे और उसका चेहरा निराशा से भर गया। जब उसने अपने माता पिता की उन जानवरों के हाथों मौत के दृश्य के बारे में सोचा तो उसका दिल अतुलनीय दर्द से भर गया। वह शक्तिहीन होने के कारण स्वयं से घृणा करती थी। हालांकि अगर वह साधना के मार्ग पर कदम रख सके और एक शक्तिशाली साधक बन सके तो वह अपने माता पिता का बदला लेने में सक्षम हो सकेगी। सुप्रिया अच्छी तरह जानती थी कि वीर सिंह और बाकी लोग बस अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बातें कर रहे थे। वे उसे न्याय दिलाने में सचमुच मदद नहीं कर पाएंगे। वह अपने माता पिता का बदला लेने के लिए केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकती थी। हालांकि कम से कम वीर सिंह ने उसे आगे बढ़ने का एक रास्ता तो दिया, जो कि महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में रहना और एक गुरु के अधीन अध्ययन करना था। जूनियर ब्रदर्स, आप क्या सोचते हैं? इस समय वीर सिंह की नज़र अन्य प्रमुखों पर पड़ी। वीर सिंह का अर्थ स्पष्ट था। अब प्रमुखों के लिए अपने शिष्य चुनने का समय आ गया था। जो लोग प्रतिभाशाली थे वे किसी प्रमुख के शिष्य बन सकते थे, जबकि जो प्रतिभाशाली नहीं थे वे संभवतः सेवक शिष्य बनकर रह जाते थे, जिन्हें संप्रदाय की सफाई का काम सौंपा जाता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बेशक सुप्रिया और अन्य लोगों के आने से पहले ही तनवीर ने उन्हें चीजें स्पष्ट कर दी थीं। इस कारण उन्हें किसी भी सरदार का शिष्य बनने की कोई खास उम्मीद नहीं थी। हा, चूंकि बड़े भाई वीर सिंह हैं तो स्वाभाविक रूप से छोटे भाई को पहले जाना होगा। जयवीर बहुत तेजी से बाहर चला गया। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने उस युवक को देखा जिसने अभी अभी बात की थी। जयवीर को आगे बढ़ते देख हिडन स्पिरिट पीक के प्रमुख लियांग दहाई अब खुद को रोक नहीं सके। लियांग दहाई भी अपने फूले हुए शरीर को घसीटते हुए जल्दी से बाहर चला गया। जयवीर आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने कहा, वरिष्ठ भाई वीर सिंह, मुझे लगता है कि इस युवक का मेरे गुप्त आत्मा शिखर से कुछ लगाव है। मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा है कि वह मेरे संरक्षण में आ जाए। बाकी प्रमुखों ने इसे बिल्कुल भी नहीं खरीदा। यह मोटा आदमी हमेशा से ऐसा ही था जब वह शिष्यों को लेता था। क्या वह सचमुच सोचता था कि वे मूर्ख हैं? जूनियर भाई लियांग, पहले आओ पहले पाओ की नीति है। मैंने इस युवक को सबसे पहले देखा, जयवीर ने कुछ असंतुष्ट भाव से कहा। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पहले ही वो पसंद आ गया? क्या जो भी तुम देखती हो वो तुम्हारा ही होता है? ये कैसा टेढ़ा तर्क है? क्या हुआ, तुम आश्वस्त नहीं हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? जयवीर का स्वभाव बहुत खराब था और वह इसे और अधिक समय तक रोक नहीं सका। संपूर्ण महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में वीर सिंह और रघुवीर के अलावा उसे किसी से डर नहीं था। यदि वीर सिंह ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो दोनों के बीच वास्तव में लड़ाई हो सकती थी। प्रमुखों में जयवीर और लियांग दहाई वास्तव में सबसे शक्तिशाली थे। अन्य सरदारों को पता था कि वे इन दोनों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे केवल बचे हुए लोगों में से ही चुनाव कर सकते थे। यद्यपि उनकी प्रतिभा का स्तर तुलनात्मक रूप से खराब था, फिर भी यह कुछ न होने से तो बेहतर ही था। चयन के बाद भी कुछ ऐसे युवा थे जिनकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी और जिनका चयन नहीं हुआ था। वे हॉल में अकेले खड़े थे। इसमें सुप्रिया भी शामिल थे। सुप्रिया बहुत अनिच्छुक थी। क्या उसकी प्रतिभा का स्तर वाकई इतना कम था? एक भी व्यक्ति उसे चुनने को तैयार क्यों नहीं था? यदि वह साधना के मार्ग पर नहीं चल सकती थी तो वह अपने माता पिता का बदला कैसे ले सकती थी? जैसे ही वह निराशा में डूबने वाली थी, अचानक एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए अत्यंत सुंदर व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। उस क्षण सुप्रिया को अंधेरे में प्रकाश की एक किरण दिखाई दी जिसने उसकी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। सुप्रिया ने तुरंत अपना सिर उठाकर उस युवक की ओर देखा। ये वह युवक था जो विभिन्न सरदारों के किनारे बैठा था। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने धीरे से पूछा। सुप्रिया ने बेचैनी से कहा। युए हो, राहुल ने खुद से बुदबुदाया।
इस लड़की को देखकर राहुल यू के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जो जियान महाद्वीप पर पीछे छूट गई थी। दोनों लड़कियों के दर्दनाक अनुभव काफी हद तक एक जैसे थे और उनके नाम में भी यू शब्द था। छोड़ो, क्योंकि यह भाग्य है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। छोटी लड़की, क्या तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो? राहुल ने धीरे से पूछा। मैं तैयार हूँ। सुप्रिया, शिक्षक को नमस्कार। जब सुप्रिया ने यह सुना तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें उत्साह से भर आईं। निराशा के उस क्षण में राहुल के प्रकट होने से उसे नए जीवन की आशा मिली। जब तक वह एक उचित शिष्या बन सकेगी, वह साधना के मार्ग पर चल सकेगी और भविष्य में अपने माता पिता का बदला ले सकेगी। यद्यपि उसके गुरु बहुत युवा दिखते थे, लेकिन संप्रदाय का प्रमुख बनने के लिए उन्हें एक शक्तिशाली साधक होना आवश्यक था। चूंकि तुम मेरे संरक्षण में आ गए हो, तो तुम मेरा अनुसरण कर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल अपने हाथों को पीठ के पीछे करके और उदासीन भाव से हॉल से बाहर चला गया। सुप्रिया ने यह देखा और जल्दी से उसके पीछे चली गई। जैसे ही वह हॉल से बाहर निकलने वाली थी, उसने एक मजाकिया आवाज सुनी। हे, क्या मजाक है, एक बेकार गुरु और एक बेकार शिष्य, क्या शानदार जोड़ी है। पूर्ववर्तियों ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। एक ही पंख के पक्षी सचमुच एक साथ रहते हैं। क्लाउड स्काई चोटी मार्शल अंकल रघुवीर की विरासत है। मुझे डर है कि यह राहुल इस कूड़े के टुकड़े के हाथों नष्ट हो जाएगी। जब सुप्रिया ने यह सुना तो वह हैरान रह गई। तभी राहुल अचानक रुक गया और सुप्रिया को देखने लगा। गुरुजी, क्या हुआ? सुप्रिया ने अवचेतन मन से पूछा जब उसने देखा कि राहुल अचानक रुक गया था। छोटी बच्ची, मुझे यकीन है तुमने सुना होगा कि उन्होंने अभी क्या कहा। तुम्हारे क्या विचार हैं? जब सुप्रिया ने यह सुना तो वह एक ही समय में भ्रमित और क्रोधित हो गई। भले ही वह महान वन्य दिव्य संप्रदाय का प्रमुख था, फिर भी जयवीर को अपने गुरु का अपमान करने का क्या अधिकार था? राहुल की ताकत चाहे जो भी हो, वह अभी भी उसका शिक्षक था, एक ऐसा अस्तित्व जो निराशा में होने पर उसके लिए आशा लेकर आया। दूसरों द्वारा उसका अपमान करना ठीक था, लेकिन वह कभी किसी को अपने शिक्षक का अपमान करने की अनुमति नहीं देती थी। गुरुजी, हालांकि मैं अभी अभी आपका शिष्य बना हूं, मैं इस कहावत पर चलता हूं कि एक दिन का शिक्षक जीवन भर के लिए पिता होता है। मेरे निराशा भरे समय में शिक्षक ही मेरे लिए आशा का प्रकाश लेकर आए थे। भविष्य चाहे कितना भी कठिन और खतरनाक क्यों न हो, युए जीवन भर गुरु के साथ खड़ी रहेगी। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी गुरु। टीचर, मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा और अपनी ताकत से खुद को साबित करूंगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि कौन कितना बेकार है। सुप्रिया की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। ये सुनकर राहुल ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रदर्शित की, जैसा कि उस शिष्य से अपेक्षा थी जिसे मैं पसंद करता था। अभी अभी मीटिंग हॉल में राहुल को पता था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से उन प्रतिभाशाली साधकों के लिए अन्य प्रमुखों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि इस अद्भुत प्रणाली के साथ उनके शिष्य की प्रतिभा का स्तर विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं था। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो चुने नहीं गए थे और निश्चित रूप से निराशा की गर्त में थे। उनका प्रकट होना उनके लिए एक सहारा बन गया और उनकी वफादारी की गारंटी बन गया। ठीक कहा, साधकों को स्वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, तो फिर हम दूसरों की बातों की परवाह क्यों करें? मेरे साथ आइए। राहुल मुस्कुराया। अपनी आस्तीन लहराते हुए उसने क्लाउड स्काई तलवार निकाली और सुप्रिया को क्लाउड स्काई शिखर पर ले आया। रास्ते में सुप्रिया अपने आसपास की क्षणभंगुर पर्वत चोटियों और बादलों को देख रही थी। उसका दिल घबराहट और उत्सुकता से भर गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आखिरकार रहस्यवादी दुनिया का हर व्यक्ति साधना के मार्ग पर चलने के लिए लालायित रहता है। इससे उसे थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। उस त्रासदी के बाद जो उसके साथ घटी थी, उसे आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि उसके गुरु को अन्य सरदारों द्वारा नीची दृष्टि से देखा जा रहा था, फिर भी वे शांत और संयमित बने रहे, जो एक सच्चे साधक के लिए उपयुक्त था। जल्द ही राहुल सुप्रिया के साथ क्लाउड स्काई चोटी पर लौट आया और पर्वत शिखर पर एकमात्र आंगन निवास पर उतरा। आंगन सादा और कच्चा था, जिसके चारों ओर कुछ जीर्ण शीर्ण लकड़ी के मकान थे। यहाँ थे। राहुल शांतिपूर्वक लकड़ी के घर की ओर चला गया। यद्यपि मेरा निवास अपेक्षाकृत सरल है, फिर भी यह एक साधक के मन को शांत कर सकता है। ये भविष्य में आपके साधना पथ पर आपके लिए बहुत सहायक होगा। राहुल साफ तौर पर बकवास कर रहा था। हालांकि यू और बाकियों के साथ अपने अनुभव की बदौलत वह ऐसी बातें विश्वसनीय ढंग से कह पा रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि महान वन्य दिव्य संप्रदाय के अन्य शिखरों की तुलना में क्लाउड स्काई शिखर वास्तव में बहुत गरीब और अभावग्रस्त था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रघुवीर ने स्वयं को साधना के लिए समर्पित कर दिया था, इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पहले ही राहुल को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। दूसरे शब्दों में, राहुल से पहले रघुवीर क्लाउड स्काई चोटी पर अकेले रहता था। युए गुरु की शिक्षाओं को याद रखेगी। सुप्रिया ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। इस आंगन में बीच में बने छोटे लकड़ी के घर के अलावा आप किसी भी एक को अपने निवास के रूप में चुन सकते हैं। आज से आप मेरे 5वें शिष्य और क्लाउड स्काई पीक के एकमात्र उत्तराधिकारी होंगे। मुझे यकीन है कि आप इस बात से बहुत उलझन में हैं कि मेरे आसपास कोई क्यों नहीं है, फिर भी आप मेरे 5वें शिष्य हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं हूं। सुप्रिया ने अपने संदेह को नहीं छिपाया।
तुम सचमुच रहस्यवादी दुनिया में मेरी पहली शिष्या हो, लेकिन तुम्हारी 4 बड़ी बहनें दूसरे लोक में हैं। वे बस अस्थायी रूप से रहस्यवादी दुनिया में आने में असमर्थ हैं, राहुल ने समझाया। यद्यपि उन्हें यह नहीं पता था कि उनके अन्य 4 शिष्य कब रहस्यवादी दुनिया में प्रवेश कर सकेंगे, फिर भी उन्हें चीजें स्पष्ट करनी थीं। जहां तक विमानों के बीच अंतर की बात है, आप इसे भविष्य में समझेंगे, राहुल ने समझाया जब उसने सुप्रिया की उलझन भरी अभिव्यक्ति देखी। ठीक है गुरुजी। राहुल की बातें सुनकर सुप्रिया को न केवल कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि वह बहुत खुश भी हुई। उसने पहले सोचा था कि माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। अब न सिर्फ उसकी एक शिक्षिका थी, बल्कि उसकी 4 बड़ी बहनें भी थीं जिनसे वह पहले कभी नहीं मिली थी। शायद यही उसका नया परिवार बन जाए। चूंकि तुम मेरे संरक्षण में आ गए हो, इसलिए तुम्हें भविष्य में उचित ढंग से साधना करनी होगी। टीचर निश्चिंत रहिए, मैं आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। राहुल ने सिर हिलाया। ठीक है, मेरे शिष्य होने के नाते तुम्हें स्वाभाविक रूप से एक स्वागत योग्य उपहार मिलेगा। यह अस्थि मज्जा साफ करने वाली गोली है। इसे खाओ और ये तुम्हारे शरीर की अशुद्धियां धो देगी। ये विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाएगा और आपकी साधना की गति को बढ़ाएगा। फिर राहुल ने सिस्टम से प्राप्त मज्जा सफाई की गोली निकाली और उसे सुप्रिया को दे दी। सुप्रिया ने आश्चर्य से उसके हाथ में रखी गोली को देखा। गुरुजी, क्या ये सचमुच मेरे लिए है? वह भी अभी शिष्या बनी थी, फिर भी उसने उसे उपहार के रूप में इतना अनमोल खजाना दे दिया था। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले तनवीर ने उन्हें समझाया था कि अमर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए साधक की योग्यता और प्रतिभा के अलावा एक चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है साधना संसाधन और स्वर्गीय खजाने। हालांकि ये कीमती वस्तुएं मूलतः विभिन्न सरदारों के नियंत्रण में थीं। यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु भी इन्हें मुफ्त में नहीं देते थे। आखिरकार ये चीजें आसानी से नहीं मिलती थीं और बेहद कीमती थीं। सुप्रिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी शिक्षिका इतनी उदार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उसके बाद सुप्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के मज्जा सफाई की गोली निगल ली। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक गर्म धारा बह रही है, जो उसके शरीर की अशुद्धियों को धो रही है। बहुत जल्दी ही उसकी त्वचा पर चिपचिपे पदार्थ की एक परत उभर आई, जो उसके शरीर की अशुद्धियां थीं। क्लाउड स्काई पीक के पीछे एक गर्म पानी का झरना है, तुम वहां जाकर नहा सकती हो, राहुल ने प्यार से उसे याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मैं पहले जाकर नहा लूंगा। जब सुप्रिया ने यह सुना तो उसने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया और भाग गई। इस समय राहुल के दिमाग में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को अस्थि शोधन की गोली सर्वोच्च श्रेणी पीली श्रेणी दी है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 1000 गुना महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान को स्वर्गीय अस्थि शोधन की गोली सर्वोच्च श्रेणी पृथ्वी श्रेणी प्राप्त हो गई है। राहुल की आंखें चमक उठीं। उन्नयन के बाद प्रणाली वास्तव में भिन्न थी। तुरंत ही 1000x गुणक स्वर्गीय मज्जा गोली एक सर्वोच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक की गोली थी और इसका औषधीय प्रभाव मज्जा सफाई गोली से हजारों गुना बेहतर था। जब तक वह इसका सेवन करता रहेगा, इससे उसकी योग्यता और प्रतिभा के स्तर में काफी सुधार हो सकता है। टस्क टस्क टस्क, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि धोखा देने वाली प्रणाली फिर से वापस आ गई है। ये लड़की सचमुच मेरी किस्मत का सितारा है, 1000 गुना ज्यादा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिस्टम स्टोरेज स्पेस में दिखाई देने वाली स्वर्गीय मज्जा गोली को देखकर राहुल मुस्कुराहट से भर गया। अचानक राहुल के दिमाग में एक विचार आया। थोड़ी देर बाद सुप्रिया वापस आ गया। गुरुजी, अब मैं ठीक हूँ, उसने कहा। राहुल ने सिर हिलाया और फिर आगे बोला, मैंने अभी इसके बारे में सोचा था। हालांकि अस्थि शोधन की गोली आपके शरीर की अशुद्धियों को दूर कर सकती है और आपको दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर आप अपने साथियों के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इसमें अभी भी कमी है। ऐसा हुआ कि मेरे पास एक दिव्य अस्थि मज्जा की गोली है। जब तक आप इसे लेते रहेंगे, आपके शरीर में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। सामान्य परिस्थितियों में एक ही शिष्य को एक ही श्रेणी की वस्तुएं देने पर सिस्टम के पुरस्कारों के लिए 1 महीने की कूलडाउन अवधि होती थी। हालांकि सिस्टम अपग्रेड के बाद एक निःशुल्क और बिना शर्त इनाम भी उपलब्ध था। दूसरे शब्दों में, यदि वह सुप्रिया को स्वर्गीय मज्जा की गोली दे देता तो भी उसे सिस्टम से पुरस्कार मिलता। जब सुप्रिया ने यह सुना तो वह दंग रह गई। क्या उसका टीचर मजाक कर रहा था? वह उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा था? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि उसके शिक्षक के पास इतनी कीमती उच्च श्रेणी की गोली थी तो उन्होंने उसे स्वयं क्यों नहीं खा लिया? उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। शायद उसके शिक्षक नहीं चाहते थे कि उसके सहपाठी उसे नीची नज़र से देखें, या शायद वह चाहते थे कि वह जल्द से जल्द मजबूत बन जाए ताकि वह अपने माता पिता का बदला ले सके। तभी उसे मीटिंग हॉल में कहे गए वो शब्द याद आ गए। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। आपने शिक्षक पर जो अपमान किया है उसे मैं अपने हृदय में अंकित कर लूंगा। एक बार जब मैं पर्याप्त मजबूत हो जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से शिक्षक के लिए न्याय मांगूंगी। सुप्रिया ने मन ही मन कसम खाए और राहुल की गोली स्वीकार कर ली। मैं शिक्षक की महान दयालुता को याद रखूंगा और आपको गौरवान्वित करने की पूरी कोशिश करूंगा।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुप्रिया ने राहुल के सामने घुटने टेकने की कोशिश की। मूर्ख लड़की, चूंकि तुम मेरी शिष्या हो इसलिए ये सब तुम्हारे ही लायक है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और बस गोली खा लो। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि सुप्रिया क्या सोच रहा है। उसे बस इस बात की चिंता थी कि इस बार सिस्टम से उसे क्या इनाम मिलेगा। सुप्रिया ने सिर हिलाया और गोली ले ली। कुछ ही क्षणों बाद एक अत्यंत सघन और गर्म धारा अचानक उसके शरीर में प्रवाहित हुई। चूंकि सुप्रिया की अशुद्धियां पहले ही साफ हो चुकी थी, इसलिए स्वर्गीय मज्जा की गोली की औषधीय शक्ति का उपयोग उसकी शिरोबिंदुओं को बदलने के लिए किया गया। मूलतः सुप्रिया की प्रतिभा का स्तर औसत था और उसके शरीर में कोई दिव्य हड्डियां नहीं थीं। हालांकि स्वर्गीय मज्जा गोली के स्वर्ग विरोधी प्रभाव के कारण सुप्रिया के मेरिडियन के सबसे गहरे हिस्से में एक नई दिव्य हड्डी का जन्म हुआ। इसके अलावा यह अत्यंत दुर्लभ गहरी बर्फ दिव्य हड्डी थी। जब राहुल ने ये देखा तो वह चौंक गया। गहरी बर्फ की दिव्य हड्डियों में सर्वोच्च गुणवत्ता की थी और हॉल में युवक की दिव्य हड्डी से कहीं बेहतर थी। जैसा कि स्वर्गीय मज्जा गोली से अपेक्षित था, इसकी औषधीय शक्ति वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को दिव्य मज्जा की गोली दी है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 99x क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान को दिव्य मज्जा की गोली मिल गई है। डिंग, चूंकि मेजबान ने पहले ही एक मुफ्त इनाम का मौका इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए इनाम की कूल डाउन अवधि बहाल कर दी गई है। गहन अस्थि मज्जा गोली, यह अच्छी चीज है। हालांकि उसके पास मुफ्त इनाम का उपयोग करने का केवल एक ही मौका था, राहुल पहले से ही बहुत संतुष्ट था। पिछले 100 सालों में राहुल ने बादल आकाश शिखर पर अनगिनत कष्ट सहे थे। अगर सुप्रिया उसके पास न होता तो वह अपनी छवि की परवाह किए बिना खुलकर हंसता। फिर भी गहन मज्जा गोली केवल शुरुआत थी। उसके बगल में सुप्रिया की साधना योग्यता स्वर्गीय मज्जा गोली द्वारा रूपांतरित हो रही थी। काफी समय बीत जाने के बाद सुप्रिया ने अंततः गोली की औषधीय शक्ति को पचा लिया। जब उसने अपने शरीर में आए बड़े बदलावों को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। अब उसके पास एक दिव्य हड्डी थी। सुप्रिया ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके गुरु ऐसी कीमती गोली का उपयोग करेंगे जिससे उसके शरीर में उच्च स्तरीय दिव्य हड्डी का जन्म हो सकेगा, जबकि वह अभी अभी उनकी शिष्या बनी थी। वह इतना बड़ा उपकार कैसे चुका सकती थी? धन्यवाद गुरुजी, मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। सुप्रिया को यह नहीं पता था कि वह अपने दिल में कृतज्ञता कैसे व्यक्त करे। इस दिव्य अस्थि के साथ उसकी साधना की गति निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ेगी और उसके लिए अपने माता पिता का बदला लेने की आशा होगी। बस एक छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जल्दी से उठो, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा और सुप्रिया की तरफ देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। हर 60 साल में महान वन्य दिव्य संप्रदाय 7 चोटियों की प्रतियोगिता आयोजित करेगा। मेघ आकाश शिखर के प्रथम शिष्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से आप हमारी ओर से एकमात्र उम्मीदवार हैं जो इसमें भाग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप क्लाउड स्काई पीक का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे और अब से 3 महीने बाद होने वाली प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकेंगे, राहुल ने आगे कहा। व्यवस्था के जागृत होने से पहले उन्होंने संप्रदाय के मामलों की ज्यादा परवाह नहीं की थी। हालांकि अब चीजें अलग थीं। उसका जबरदस्त धोखेबाजी वाला सिस्टम जाग चुका था, इसलिए उसे दिखावा करना ही था। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में भाग लेने से यूएयूए के युद्ध अनुभव और जागरूकता में सुधार होगा। चिंता मत करो गुरुजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, सुप्रिया ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। चूंकि उसकी शिक्षिका प्रतियोगिता को बहुत महत्व देती थी, इसलिए उसे किसी भी हालत में अच्छी रैंकिंग प्राप्त करनी थी। अब जबकि उसने गहन बर्फ की दिव्य हड्डी को जागृत कर लिया था, जो लगातार उसके मेरिडियन को पोषित कर रही थी, हालांकि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि वह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीत सकती है। एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त करना निश्चित रूप से उसकी क्षमताओं के भीतर था। बहुत बढ़िया, नतीजा चाहे जो भी हो, हिम्मत मत हारना। राहुल ने संतुष्टि में सिर हिलाया। आपके शरीर में गहन हिम दिव्य अस्थि पहले ही जागृत हो चुकी है और अब आप प्रथम स्तरीय रहस्यवादी मध्याह्न क्षेत्र साधक हैं। आपने सबसे महत्वपूर्ण बाधा भी पार कर ली है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करना और परिष्कृत करना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने एक साधना विधि निकाली। ये क्लाउड स्काई पीक की पारंपरिक साधना तकनीक है। इसे क्लाउड स्काई ट्रेजर मैनुअल कहा जाता है। आपकी प्रतिभा के वर्तमान स्तर को देखते हुए इसे निखारना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बेशक अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। ठीक है गुरुजी, सुप्रिया ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और मेघ आकाश का खजाना पुस्तिका ले ली। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। ये साधना विधि अमर साधना के मार्ग पर उसका पहला कदम होगी। उसके बाद राहुल ने सुप्रिया को साधना विधि सिखाई, साथ ही एक साधक के रूप में जानने योग्य कुछ बुनियादी बातों के बारे में भी उसे जानकारी दी। ठीक है, आगे बढ़ो और खेती करो। और ठीक है, आज से जब पूर्व दिशा में बैंगनी आभा की पहली किरण उठेगी तो तुम्हें साधना करने के लिए पर्वत शिखर पर आना होगा। तुम्हें प्रतिदिन 3 प्रमुख कार्य पूरे करने हैं: साधना करना, रहस्यमयी दुनिया के बारे में सीखना और दिव्य शक्तियों का अध्ययन करना। जब आप दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो मैं आपको क्लाउड स्काई तलवार तकनीक सिखाऊंगा। यूएयूए ने अपना सिर हिलाया। फिर राहुल ने आगे कहा, मैं अगले कुछ दिनों के लिए एकांतवास में जा रहा हूं। अगर तुम्हें अपनी साधना में कोई रुकावट आए तो घबराना या आवेश में आना नहीं।
मेरे आने और उन्हें दूर करने का इंतजार करना। ठीक है गुरुजी, अब आप जा सकते हैं। उसके बाद जुगे यूयू ने छोटे लकड़ी के घर को छोड़ दिया और अपने निवास पर लौट आए। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस आए, सुप्रिया ने अधीरता से क्लाउड स्काई खजाने की पुस्तिका खोली और साधना विधि की जांच शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में सुप्रिया ने साधना पद्धति की बुनियादी समझ हासिल कर ली थी और वह अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को गतिशील करने और उसे अपने शरीर में खींचने में सक्षम हो गई थी। फिर उसने अपने शरीर के चारों ओर परिक्रमा शुरू की और उसे आध्यात्मिक शक्ति में परिष्कृत किया। वह वास्तव में जल्द से जल्द दिव्य रहस्यमय क्षेत्र में पहुंचना चाहती थी और अपने गुरु को एक सुखद आश्चर्य देना चाहती थी। जब सुप्रिया साधना कर रहा था, तब राहुल पहले ही आंगन से निकलकर पर्वत शिखर पर एक गुफा में पहुंच चुका था। ये गुफा रघुवीर द्वारा निर्मित एक साधना स्थल थी। ये क्लाउड स्काई पीक पर सबसे सघन आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान भी था। जब राहुल गुफा में दाखिल हुआ तो उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को मेघ आकाश खजाना पुस्तिका दी है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 9999 गुना महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान ने दिव्य स्तरीय अराजकता हृदय तकनीक प्राप्त कर ली है। वाह, 9999x गुणक। राहुल पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। रहस्यवादी जगत में साधना विधियां स्वर्ग, पृथ्वी, काली और पीली में विभाजित थीं। ये दिव्य स्तरीय साधना तकनीक जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी, स्पष्ट रूप से इस सीमा को पार कर गई थी। ये प्रणाली उन्नयन वास्तव में अद्भुत था। उसी समय राहुल के मन में अचानक अनगिनत अंतर्दृष्टियां उभरीं। ये बेहद स्पष्ट और समझने में कठिन थीं। हालांकि इस प्रणाली की बदौलत उसे तुरंत मूल बातें समझ में आ गईं। इसके अलावा यदि वह गहन मज्जा गोली के साथ साधना विधि का प्रयोग करता है तो वह अपनी साधना को भौतिकीकरण क्षेत्र तक आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। ये सोचते हुए राहुल ने मुस्कुराते हुए अभी अभी प्राप्त की गई गहन मज्जा की गोली निकाली। हा, अच्छे दिन आखिरकार फिर से शुरू होने वाले हैं। जैसे ही राहुल ने गोली ली, उसके शरीर में औषधीय शक्ति का प्रवाह हुआ और लगभग उसकी शिरोबिंदु फट गई। अरे, ये तो वाकई एक सर्वोच्च श्रेणी की स्वर्गीय गोली है। इसकी औषधीय शक्ति इतनी जबरदस्त है कि मैं तो मर ही गया। चूंकि राहुल केवल तीसरे स्तर का दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र साधक था, इसलिए उसके शरीर में स्थित शिरोबिंदु अभी भी नाजुक थे। जैसे ही गोली की भयानक औषधीय शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, राहुल की नसों और यहाँ तक कि उसके अंगों और हड्डियों से भी खून रिसने लगा। उसके चेहरे पर बेहद दर्द था। काफी देर बाद उस गहन मज्जा गोली की भयानक औषधीय शक्ति ने आखिरकार राहुल के शरीर की सारी अशुद्धियां साफ कर दीं। फिर वह एक गर्म धारा में बदल गई और राहुल के तानत्यान में प्रवाहित हुई। उसके तानत्यान की गहराई में एक दिव्य स्वर्ण कमल धीरे धीरे संघनित होने लगा। राहुल की अभिव्यक्ति ये देखकर काफी बदल गई। यद्यपि पिछले 100 वर्षों में उनकी साधना में अधिक सुधार नहीं हुआ था, फिर भी रघुवीर ने उन्हें रहस्यवादी दुनिया और साधना के बारे में बहुत ज्ञान दिया था। महान दाव का स्वर्ण कमल, क्या यह महान दाव संविधान हो सकता है? यदि कोई यह कहे कि जिनके पास भगवान की हड्डियां थीं, उन्हें साधकों में प्रतिभाशाली कहा जा सकता है, तो महान दाव संविधान वाले लोग ऐसे अस्तित्व थे जो युगों युगों से अद्वितीय थे। राहुल ने जो महान दाव संविधान जागृत किया था, वह मानव जाति के बीच शीर्ष संविधानों में से एक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महान दाव के स्वर्ण कमल के साथ राहुल की महान दाव के साथ आत्मीयता काफी बढ़ जाएगी। चाहे वह कितनी भी गहन दिव्य शक्ति क्यों न हो, उसे उसकी जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए केवल एक नज़र डालने की आवश्यकता थी। इतना ही नहीं, महान दाव का स्वर्ण कमल विश्व की शक्ति को अवशोषित करता रहेगा, जो फिर राहुल की ओर प्रवाहित होगी, जिससे उसे अपने साधना स्तर को सुधारने में सहायता मिलेगी। किसी भी दिव्य अस्थि की तुलना ऐसी भयानक क्षमता से कैसे की जा सकती है? मैं अमीर हो गया हूँ। महान दाव संविधान मानव जाति के शीर्ष संविधानों में से एक है। राहुल की आंखें उत्साह से चमक उठीं। इस समय उसके शरीर में गहन मज्जा गोली की औषधीय शक्ति अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। जब महान दाव का स्वर्ण कमल उनके दानतीयन में पूरी तरह से बन गया तो उन्होंने तुरंत साधना शुरू कर दी। राहुल का मूल अनुमान यह था कि भले ही वह गहन मज्जा गोली की औषधीय शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत कर ले, वह अधिक से अधिक केवल भौतिकीकरण क्षेत्र तक ही पहुंच पाएगा। हालांकि महान दाव के स्वर्ण कमल और महान दाव संविधान के समर्थन से वह आगे जाने में सक्षम हो सकता है, शायद शून्य क्षेत्र तक भी। उसके बाद राहुल ने अपना पूरा दिमाग केंद्रित किया और अराजकता हृदय तकनीक को सक्रिय किया, क्योंकि उसने गहन मज्जा गोली की औषधीय शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करने की कोशिश की। समय उड़ता गया और जल्द ही कई दिन बीत गए। इस अवधि के दौरान सुप्रिया को क्लाउड स्काई शिखर पर शांति और एकांत की आदत हो गई थी। अपनी शिक्षिका के अलावा वह यहाँ अकेली थी, इसलिए सुप्रिया का मन पूरी तरह से अपनी साधना पर केंद्रित था। गहरी बर्फ की दिव्य हड्डी की सहायता से सुप्रिया को रहस्यमय मध्याह्न क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने में केवल 3 दिन लगे। ये तो प्रतिदिन एक छोटा सा क्षेत्र था। उस सुबह पूर्व दिशा से बैंगनी आभा की पहली किरण उठने से पहले ही सुप्रिया पहाड़ की चोटी पर बैठी थी। वह मेघ आकाश के खजाने की नियमावली के अनुसार साधना कर रही थी, धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित कर रही थी। साथ ही वह राहुल द्वारा सिखाई गई बातों का भी अध्ययन कर रही थी, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा शोधन और परिसंचरण था। जब से उसने गहन बर्फ की दिव्य हड्डी को जागृत किया था, उसकी हड्डियां उसकी आभा के कारण अधिक से अधिक ठंडी होती जा रही थीं।
अचानक उसकी कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुली और उसने राहुल के लकड़ी के घर की दिशा में देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या गुरुजी जल्द ही अपनी एकांत साधना समाप्त कर देंगे। मुझे उन्हें देखे हुए कुछ दिन हो गए हैं। छोड़ो भी, एकांत साधना के दौरान साधकों को परेशान करना वर्जित है, इसलिए मुझे साधना पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने मन को केंद्रित किया और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर के चारों ओर प्रसारित किया और उसे परिष्कृत किया। वह खेती करना तभी बंद करती थी जब सूरज आसमान में ऊपर चढ़ जाता था। रहस्यवादी मध्याह्न क्षेत्र का चौथा स्तर। यदि उसकी साधना इसी गति से आगे बढ़ती रही तो उसे दिव्य रहस्यात्मक क्षेत्र तक पहुंचने में केवल 3 महीने लगेंगे। ये सोचकर सुप्रिया की आंखें आत्मविश्वास से चमक उठीं। सामान्यतः किसी का साधना स्तर जितना ऊंचा होता जाता है, उसे पार करना उतना ही कठिन होता है। हालांकि उसने गहन हिम दिव्य अस्थि को जागृत कर लिया था, इसलिए उसकी प्रतिभा और योग्यता महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के सभी शिष्यों से पहले ही आगे निकल चुकी थी। ये सब उसके शिक्षक की बदौलत संभव हुआ। अचानक शून्य में एक तेज रोशनी चमकी और फिर एक ऋषि जैसी दिखने वाली बड़ी आकृति प्रकट हुई। जब सुप्रिया की नज़र बूढ़े आदमी पर पड़ी तो वह तुरंत घबरा गई और सम्मानपूर्वक झुक गई। जुगे यूएयू संप्रदाय मास्टर को बधाई देता है। जो व्यक्ति अभी अभी आया था उसका नाम वीर सिंह था और उसके पीछे खड़ा व्यक्ति कानून प्रवर्तन अधिकारी जयवीर था। वीर सिंह ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मार्शल भतीजी झूगे, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जयवीर, जो उसके बगल में था, ने विनम्रतापूर्वक पूछा, मैं आपके शिक्षक को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। वरिष्ठ भाई वीर सिंह और मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए हैं, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब सुप्रिया ने ये सुना तो तुरंत एक औपचारिक उत्तर दिया। वह कुछ दिन पहले मीटिंग हॉल में जयवीर के उपहासपूर्ण शब्दों को कभी नहीं भूली थी। मार्शल अंकल गाओ, गुरुजी इस समय एकांत साधना में हैं। एकांत साधना, हा, ये सबसे बड़ा मजाक है जो मैंने काफी समय में सुना है। ये सुनते ही जयवीर जोर से हंसने लगा। वह एक घटिया इंसान है जिसके पास एक भी दिव्य हड्डी नहीं है और उसकी योग्यता भी औसत दर्जे की है। एकांत साधना से उसे क्या लाभ होगा। भले ही वह दशकों तक साधना करता रहे, फिर भी वह एक छोटे से क्षेत्र को भी नहीं तोड़ पाएगा। हालांकि जयवीर के शब्द तीखे थे, फिर भी वे सत्य थे। राहुल की साधना प्रतिभा महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में सभी के लिए स्पष्ट थी। रघुवीर के शिष्य और मेघ आकाश शिखर के प्रमुख के रूप में उसने संप्रदाय को कलंकित किया था। ये सुनकर सुप्रिया का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके शरीर में गहरी बर्फ की दिव्य अस्थि सक्रिय हो गई और आसपास का तापमान तेजी से गिर गया। जब वीर सिंह ने यह सुना तो वह तुरंत भौचक्का रह गया। हालांकि राहुल की साधना प्रतिभा औसत दर्जे की थी, फिर भी वह रघुवीर का एकमात्र शिष्य था। अकेले में गपशप करना ठीक था, लेकिन उसका इतना खुलकर मजाक उड़ाना अनुचित था। वह जयवीर की आलोचना करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने तापमान में अचानक गिरावट देखी और तुरंत स्रोत सुप्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आपके पास वास्तव में गहरी बर्फ दिव्य हड्डी है क्या? ये सुनते ही जयवीर की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी नज़र भी सुप्रिया पर पड़ी। सुप्रिया के माथे पर अचानक एक रहस्यमय निशान उभर आया। ये दिव्य अस्थि का प्रतीक था। ये कैसे संभव है? जब हम मीटिंग हॉल में थे तो हमने पहले ही परीक्षण करके पुष्टि कर ली थी कि उसके पास कोई दिव्य हड्डियां नहीं हैं। जयवीर अविश्वास में था। उस समय अनेक ग्रामीणों में से केवल उस युवक की ही जांच की गई थी जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि उसमें दिव्य अस्थि है, और इसीलिए उन्होंने उसे शिष्य बनाने के लिए संघर्ष किया था। यद्यपि शेष ग्रामीणों के पास दिव्य हड्डियां नहीं थीं, फिर भी उनमें से कई में कुछ हद तक साधना योग्यता थी। हालांकि सुप्रिया के पास न केवल दिव्य अस्थि नहीं थी, बल्कि उसकी साधना योग्यता भी अत्यंत औसत दर्जे की थी। अन्यथा वह चयनित नहीं रहती। अब ऐसी साधारण लड़की के पास दिव्य अस्थि कैसे हो सकती है? कितनी शुद्ध बर्फ जैसी ठंडी आभा! ये सचमुच एक गहन बर्फ की दिव्य अस्थि है। इसके अलावा यह आभा इतनी सघन है, शायद भविष्य में यह एक अमर अस्थि के रूप में विकसित हो जाए। हा, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हजारों सालों के बाद हमारे महान वन्य दिव्य संप्रदाय में एक और अद्वितीय प्रतिभा होगी। कितना बड़ा सौभाग्य! हालांकि दुर्भाग्यवश इस लड़की ने क्लाउड स्काई पीक की शिष्या बनना चुना था। वीर सिंह अचानक थोड़ा असहाय महसूस करने लगी। राहुल को इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा को पढ़ाने देना व्यर्थ होगा। जब जयवीर ने यह सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसका दिल शिकायतों से भर गया। उसे हमेशा अपनी प्रतिभा पर गर्व था। वह गलत निर्णय कैसे ले सकता था? मार्शल भतीजी झूगे, क्या आप मेरे पीछे ताइक्विंग दिव्य शिखर पर वापस जाने और मेरी शिष्या बनने के लिए तैयार हैं? आपकी प्रतिभा का स्तर अत्यंत उत्कृष्ट है। यदि आप मेरे शिष्य बन जाते हैं तो आप निश्चित रूप से महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय के सर्वोत्तम साधना संसाधनों का आनंद ले पाएंगे। आप संप्रदाय के उत्तराधिकारी भी बन सकते हैं। ये कहना पड़ेगा कि वीर सिंह का प्रस्ताव काफी आकर्षक था। ये सुनकर सुप्रिया मन ही मन हंस पड़ी। वह जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसे अभी भी दिखावा करना था। इससे पहले सभा भवन में उसकी साधारण प्रतिभा के कारण कोई भी उसे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता था। केवल राहुल ने ही उसे मौका दिया था। इसके अलावा राहुल की मदद के बिना वह गहन बर्फ दिव्य हड्डी को जगाने में सक्षम नहीं होती। अब ये लोग बेशर्मी से उसे उससे छीनना चाहते थे। वह ऐसे हास्यास्पद अनुरोध पर कैसे सहमत हो सकती है?
मैं संप्रदाय गुरु के दयालु इरादों के लिए आभारी हूँ। हालांकि चूंकि मैं पहले ही गुरु का शिष्य बन चुका हूँ, इसलिए मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। इसके अलावा क्लाउड स्काई पीक पर टीचर ही अकेले हैं। अगर मैं उनकी देखभाल न करूं तो टीचर क्या करेंगे? सुप्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर दिया। ये सुनकर वीर सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा भाव छा गया। उसने अजीब तरह से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह पंक्तियों के बीच की बात पढ़ सकता था। राहुल 100 साल से क्लाउड स्काई चोटी पर था। वह कोई विकलांग व्यक्ति नहीं था, तो उसे किसी की देखभाल की क्या जरूरत थी? तो फिर भूल जाओ, चूंकि तुमने अपनी पसंद कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। डॉट 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 मार्शल भतीजी, क्या आपके गुरु ने एकांतवास में प्रवेश करने से पहले आपको साधना विधि सिखाई थी? साधना में समय का बहुत महत्व है, खासकर जब आप स्वर्णिम युग में हों और अपनी दिव्य अस्थि को जागृत कर चुके हों। साधक आमतौर पर कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक एकांत साधना में रहते हैं, इसलिए हमें आपकी साधना में इस कारण देरी नहीं होने देनी चाहिए। वीर सिंह ने फिर से बात की। यदि राहुल लापरवाह था तो वह उसकी ओर से उसे सिखाएगा। आखिरकार चाहे कुछ भी हो जाए, सुप्रिया अभी भी महान वन्य दिव्य संप्रदाय की सदस्य थी। वह उसकी प्रतिभा को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। चिंता मत करो संप्रदाय गुरु ने मुझे साधना विधि पहले ही बता दी है। जब जयवीर ने यह सुना तो उसके मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। उस कूड़े के टुकड़े राहुल के पास किस तरह की उच्चस्तरीय साधना पद्धति हो सकती है? यह अफसोस की बात है कि तुम्हारे शरीर की दिव्य अस्थि उस कूड़े के हाथों बर्बाद होने जा रही है। ये सुनकर वीर सिंह ने अपनी नज़रें सुप्रिया की ओर घुमाने से पहले जयवीर को अप्रसन्नता से देखा। मार्शल भतीजी, क्या मैं आपकी वर्तमान साधना प्रगति पर एक नज़र डाल सकता हूँ? हाँ, सुप्रिया ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। तभी वीर सिंह ने अपनी आस्तीन लहराए और प्रकाश की एक किरण सुप्रिया पर पड़ी। उसके चेहरे के भाव बदल गए। जब जयवीर ने यह देखा तो वह उत्सुक हो गया। वरिष्ठ भाई, क्या कुछ गड़बड़ है? क्या उस कूड़ेदान राहुल ने सचमुच उसे अपंग बना दिया है? ये कैसे संभव है? वह वास्तव में रहस्यमय मध्याह्न क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गई है। डॉट डॉट अगर मुझे ठीक से याद है तो आप केवल 4 दिनों से ही महान निर्जन दिव्य संप्रदाय में हैं और इससे पहले आपने कोई साधना नहीं की है। अगर आपने एक उच्च श्रेणी की दिव्य अस्थि भी जागृत कर ली होती तो भी आपको इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलनी चाहिए थी। वीर सिंह की आंखें सदमे से भर गईं। जब जयवीर ने यह सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुत्ते की विष्ठा खा ली हो। इससे पहले मीटिंग हॉल में उसने लियांग दहाई से दिव्य हड्डी वाले युवक को छीनने के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी। हालांकि अब भी वह युवक आध्यात्मिक ऊर्जा के अस्तित्व को बमुश्किल ही महसूस कर पा रहा था। हालांकि ये लड़की, जिसके पास मूल रूप से कोई साधना योग्यता नहीं थी, वास्तव में केवल 4 दिनों में रहस्यवादी मध्याह्न क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। ये कैसे हो सकता है? बड़े भाई, क्या आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं? मुझे देखने दो। जयवीर को जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और सुप्रिया की ओर इशारा किया। अचानक सुप्रिया के शरीर में रोशनी छा गई और उसका चेहरा तुरंत राख सा हो गया। भाड़ में जाओ, ये बिल्कुल झूठ है, मैं सपना देख रहा हूँ। जयवीर की आंखें अविश्वास से भर गईं। जितना अधिक वह सुप्रिया और उस युवक के बीच के अंतर के बारे में सोचता, उतना ही अधिक क्रोधित होता। जब से उसने लियांग दहाई से उस युवक को छीना था, तब से वह पिछले कुछ दिनों से अन्य प्रमुखों के सामने दिखावा कर रहा था। डॉट 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 हालांकि जिस कूड़े के टुकड़े को वह हमेशा नीची नज़र से देखता था, उसने वास्तव में एक ऐसे शिष्य को जन्म दिया जो उससे कहीं बेहतर था। इसके अलावा ये लड़की, जिसके पास मूल रूप से कोई दिव्य हड्डियां नहीं थीं और जिसकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी, उसने गहन बर्फ दिव्य हड्डी को जागृत कर लिया था। क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है मार्शल अंकल गाओ? सुप्रिया ने उदासीनता से जयवीर को देखा। वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसने उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव देखा तो उसे बहुत संतुष्टि मिली। शुक्र है कि उस समय किसी भी अन्य सरदार ने उसे नहीं चुना था, वरना उसे राहुल की शिष्या बनने और वे 2 गोलियां प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। वह अच्छी तरह जानती थी कि यदि इन प्रमुखों या संप्रदाय के गुरु के पास भी स्वर्गीय मज्जा गोली जैसी मूल्यवान गोली होती तो भी वे उसे अपने शिष्यों को कभी नहीं देते। यही उनमें और राहुल में अंतर था। जयवीर बहुत क्रोधित था। अगर वीर सिंह उसके पास नहीं होती तो वह अपना आपा खो सकता था। फिर भी जयवीर ने सुप्रिया को चेतावनी भरी नज़र से देखा, मानो कह रहा हो, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने गहन बर्फ की दिव्य अस्थि को जगा लिया है, तुम घमंडी हो सकते हो। तुम्हारा गुरु कूड़ा है, इसलिए तुम भी कूड़े में ही रहोगे। जयवीर की तुलना में वीर सिंह का दिल सदमे से भर गया। क्या हो रहा है? क्या ये अफवाहें झूठी हो सकती हैं? क्या छोटे भाई राहुल की प्रतिभा वाकई औसत दर्जे की नहीं है? ऐसा लगता है कि मुझे क्लाउड स्काई पीक के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। वीर सिंह ने एक बार फिर जुगे युयुए को परखा। उसने पहले ही फैसला कर लिया था। हालांकि वह विशेष रूप से जयवीर को देखने के लिए पीछे मुड़ा। वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट था कि जयवीर की राय राहुल के बारे में हमेशा तिरस्कार की रही थी। इसका कारण यह था कि रघुवीर और जयवीर हमेशा एक दूसरे के साथ मतभेद रखते थे। रघुवीर की दुर्जय ताकत के कारण भले ही वह क्लाउड स्काई पीक का एकमात्र सदस्य था, फिर भी वह छिपी तलवार पीक को आसानी से दबा सकता था।
इस कारण रघुवीर के निधन के बाद जयवीर ने पलटवार करने का हर अवसर लिया, जबकि क्लाउड स्काई का शिखर अपने निम्नतम स्तर पर था। हालांकि राहुल हमेशा उदासीन रहा था और उसने जयवीर को कोई प्रतिक्रिया देने की संतुष्टि नहीं दी। अब जब सुप्रिया ने यह तथ्य उजागर कर दिया था कि उसके पास गहन बर्फ दिव्य हड्डी है, तो वीर सिंह को अच्छी तरह से पता था कि क्लाउड स्काई चोटी और छिपी तलवार चोटी के बीच लड़ाई फिर से शुरू होने वाली थी। आखिरकार सुप्रिया राहुल का एकमात्र शिष्य और क्लाउड स्काई पीक का मुख्य शिष्य था। अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई तो वह भविष्य में क्लाउड स्काई पीक की प्रमुख होंगी। उनकी असाधारण प्रतिभा को देखते हुए जयवीर निश्चित रूप से चिंतित होंगे। दशकों तक रघुवीर द्वारा दबाए जाने के बाद जयवीर कभी भी ऐसे मजबूत व्यक्ति को क्लाउड स्काई शिखर पर प्रकट होने की अनुमति नहीं देगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि वीर सिंह ऐसी स्थिति देखकर खुश था। केवल लड़ाई और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही संप्रदाय के सदस्य मजबूत बन सकते थे। मार्शल भतीजी, तुम्हारे गुरु कब से बंद कमरे में साधना कर रहे हैं? क्या उन्होंने तुम्हें बताया था कि वे कब साधना बंद करेंगे? वीर सिंह ने पूछा। वह सुप्रिया की साधना की जांच करने के लिए क्लाउड स्काई शिखर पर नहीं आया था। उसका एक और उद्देश्य था। उद्धरण डॉट 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 सुप्रिया ने कुछ हिचकिचाहट के बाद कहा, गुरु ने मुझे सही समय नहीं बताया। क्या मैं जान सकता हूं कि संप्रदाय गुरु को कौन सी महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं? अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है। ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय 3 महीने में 7 पीक्स प्रतियोगिता आयोजित करेगा। मैं आपके शिक्षक से पूछना चाहता हूं कि क्या क्लाउड स्काई पीक इस प्रतियोगिता में भाग लेगा? आमतौर पर प्रत्येक प्रमुख को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 7 स्थान आवंटित किए जाते थे। हालांकि क्लाउड स्काई पीक का केवल एक ही शिष्य था, जो सुप्रिया था। फिर भी मेघ आकाश शिखर महान वन्य दिव्य संप्रदाय के 7 शिखरों में से एक था। संप्रदाय के गुरु होने के नाते उन्हें फिर भी पूछना पड़ा। 7 चोटियों की प्रतियोगिता। सुप्रिया की आंखें चमक उठीं। राहुल ने साधना शुरू करने से पहले ही उसे इस बारे में बता दिया था, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो संप्रदाय गुरु ने मुझे विशेष रूप से बताया है कि इस बार क्लाउड स्काई प्रतियोगिता में भाग लेगा। अच्छी बात है। वीर सिंह ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। वह उत्सुकता से भर गया। सुप्रिया सिर्फ 3 महीनों में कितना बड़ा हो जाएगा? जब जयवीर ने यह सुना तो उसके चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव प्रकट हुआ। हे, तुम्हारे टीचर ने तो पिछली प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत भी नहीं की थी, पर लगता है इस बार तुम काफी कॉन्फिडेंट हो। मार्शल अंकल गाओ, चिंता मत करो। प्रतियोगिता में अगर मुझे हिडन स्वॉर्ड पीक का कोई शिष्य मिला तो मैं मार्शल अंकल गाओ की खातिर उन पर दया करूंगा, सुप्रिया ने उदासीनता से कहा। डॉट डॉट जब जयवीर ने यह सुना तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। बहुत बढ़िया बच्ची, अभी तो तुम पूरी तरह बड़ी भी नहीं हुई हो, फिर भी इतनी तेज बोलना सीख गई हो। तुम तो बिल्कुल अपनी टीचर जैसी हो। हालांकि तुम्हारी प्रतिभा का स्तर बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा शिक्षक घटिया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसका अनुसरण करके कुछ सीख सकते हो? ये सुनकर सुप्रिया का माथा ठनका। मार्शल अंकल गाओ, मेरे गुरु की चिंता करने के बजाय आपको वापस जाकर अपने शिष्यों को सिखाना चाहिए। अगर वे 3 महीने बाद 7 पीक्स प्रतियोगिता में किसी निकम्मे गुरु के शिष्य से हार गए तो आपकी ही प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। जब जयवीर ने सुना कि अगर नजरें मार सकती तो सुप्रिया मर जाता। क्या तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं सिखाया? तुम्हारी तीखी जबान तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। चूंकि वह तुम्हें सही शिष्टाचार सिखाने के लिए यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उसकी तरफ से तुम्हें ये सिखाऊंगा। जयवीर अपने दिल में गुस्से को बिल्कुल भी दबा नहीं सका और सुप्रिया को सबक सिखाने वाला था। इस समय अचानक एक शक्तिशाली आभा फैल गई। 1 मिनट रुको, यह आभा। वीर सिंह ने तुरंत ही उस लहरदार आभा को पहचान लिया। क्या क्लाउड स्काई चोटी पर कोई और भी था? वीर सिंह की आंखें आश्चर्य से भर गईं। डॉट डॉट जयवीर भी इस आभा के प्रकट होने से हैरान था। शिक्षक अंततः एकांतवास से बाहर आ गए हैं। उन दोनों के विपरीत सुप्रिया का चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। अभी अभी जब जयवीर कोई कदम उठाने ही वाला था, सुप्रिया को झटका लगा था। उसने ये भी नहीं सोचा था कि जयवीर एक सरदार के रूप में अपनी गरिमा को त्याग कर उसके जैसी कनिष्ठ महिला पर हमला करने की हिम्मत करेगा। क्या तुम्हारा मतलब है कि वह राहुल है? ये देखकर वीर सिंह की भौहें तन गईं। उसकी आंखों में आश्चर्य और बढ़ गया। ये कैसे संभव हुआ? क्या राहुल सिर्फ एक दूसरे स्तर का दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र साधक नहीं था? उस आभा की शक्ति को देखते हुए उसका स्वामी कम से कम शून्य क्षेत्र तक तो पहुंच गया था। तभी एक तेज रोशनी चमकी और एक सफेद वस्त्रधारी आकृति अचानक आकाश में प्रकट हुई। ये वास्तव में राहुल था, और अगर उसकी आंखों ने उसे धोखा नहीं दिया तो वह बस टेलीपोर्ट हो गया था, है ना? टेलीपोर्टेशन स्पष्ट रूप से एक दिव्य शक्ति थी जिसका उपयोग केवल शून्य क्षेत्र साधक ही कर सकता था। वीर सिंह की हैरान अभिव्यक्ति की तुलना में जयवीर का चेहरा बेहद पीला पड़ गया और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि राहुल शून्य लोक में पहुंच चुका है। इसके अलावा उसके टेलीपोर्टेशन ने जितनी दूरी तय की थी उससे तो ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्गलोक से ज्यादा दूर नहीं है। ये कैसे संभव हुआ? कुछ ही दिनों में उसकी साधना इतनी अधिक उन्नत नहीं हो सकती थी, इसलिए एकमात्र तार्किक निष्कर्ष ये था कि राहुल इस पूरे समय अपनी साधना के स्तर को छिपा रहा था। ये सोचते ही जयवीर का चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया।
यही तो होना था। यदि यह व्यक्ति वास्तव में औसत दर्जे की साधना प्रतिभा वाला एक बेकार व्यक्ति था, तो रघुवीर के लिए उसे शिष्य के रूप में लेने और यहाँ तक कि उसे क्लाउड स्काई शिखर का प्रमुख बनाने का कोई कारण नहीं था। युए शिक्षक को नमस्कार करता है। जब सुप्रिया ने राहुल को देखा तो उसका चेहरा खुशी से भर गया। फिर वह तुरंत सम्मान के भाव से घुटनों के बल बैठ गई। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा है, छोटी बच्ची। राहुल मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसके हाथ की एक लहर से एक कोमल शक्ति ने सुप्रिया को ऊपर उठा दिया। अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में वह पहले से ही जानता था। तुरंत राहुल ने जयवीर की ओर एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो मुस्कान नहीं थी। अगर मेरे कानों को गलती नहीं हुई तो वरिष्ठ जयवीर मेरे शिष्य को मेरी ओर से सबक सिखाना चाहते थे। जब जयवीर ने यह सुना तो उसे तुरंत थोड़ा दोषी महसूस हुआ। हालांकि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन में कई चीज़ों का अनुभव किया था, इसलिए उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कनिष्ठ भाई राहुल, ये लड़की बहुत घमंडी है और मेरा सम्मान भी नहीं करती। अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया तो ये भविष्य में संप्रदाय के लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है। चूंकि आप एकांतवास में थे, इसलिए मैंने आपकी ओर से उसे अनुशासित करने का निर्णय लिया। ओह, ये सुनकर राहुल ने अपनी बाहें उठाईं। इस लड़की ने चाहे जो भी गलतियां की हों, वह क्लाउड स्काई पीक की सदस्य है। उसे सजा देना या इनाम देना हमारे पीक का काम है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि क्लाउड स्काई पीक के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान है? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक शक्तिशाली बल अचानक बाहर निकला, जिससे आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। जब वीर सिंह और जयवीर ने यह देखा तो उनके भाव बदल गए। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीचर की ताकत इतनी भयानक होगी। सुप्रिया की बाहरी अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया। प्रारंभ में उसके विचार महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के अन्य साधकों के समान ही थे और वह मानती थी कि राहुल केवल द्वितीय स्तर का दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र साधक था, यद्यपि उसने 100 वर्षों तक साधना की थी। इस प्रकार अब वह जो भयानक शक्ति प्रदर्शित कर रहा था, उससे वह स्तब्ध रह गई। इसके अलावा राहुल ने वास्तव में उसके कारण जयवीर के साथ बहस की थी, जिससे वह और भी अधिक आहत महसूस कर रही थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अपने माता पिता दोनों को खोने के बाद भी कोई ऐसा होगा जो ईमानदारी से उसकी रक्षा करने को तैयार होगा। सुप्रिया का मुंह थोड़ा सा खुला। वह अपनी शिक्षिका को समझाना चाहती थी कि वे इतनी छोटी सी बात पर जयवीर को नाराज न करें। हालांकि शब्द उसकी जीभ पर अटके हुए थे। जब राहुल ने अपनी शक्ति का खुलासा किया तो वीर सिंह ने आश्चर्य से देखा। लगता है उसके आभामंडल में अमर आध्यात्मिक शक्ति का अंश है। यह आदमी किस लोक में पहुंच गया है? ये तो हैरानी की बात है। ये बच्चा वह घटिया इंसान नहीं है जैसा कि अफवाहों में बताया गया था। ये तो साफ तौर पर एक विशेषज्ञ है जिसकी ताकत स्वर्ग के बेहद करीब है। इस बच्चे ने सच में 100 साल तक अपमान सहा है। अगर सुप्रिया न होता तो शायद आज वह अपनी ताकत भी न दिखा पाता। वीर सिंह ने राहुल को देखा, लेकिन उसने दोनों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। मेघ आकाश शिखर और गुप्त तलवार शिखर के बीच हजारों सालों से दुश्मनी चली आ रही थी। संप्रदाय गुरु होने के बावजूद वह असहाय था। वह किसी भी पक्ष के प्रति पक्षपाती नहीं हो सकता था। जब जयवीर ने स्थिति देखी तो उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से क्रोधित थी, लेकिन वह थोड़ा भी पीछे नहीं हटा। खैर, राहुल की ताकत वाकई उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। कम से कम इस आदमी ने जो ताकत अभी अभी दिखाई थी, उससे तो वह एक शून्य लोक साधक ही था। फिर भी यह उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। कनिष्ठ भाई राहुल, यह मत भूलिए कि सुप्रिया न केवल आपके मेघ आकाश शिखर की शिष्या हैं, वह महान वन्य दिव्य संप्रदाय की साधिका भी हैं। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के कानून प्रवर्तनकर्ता बुजुर्ग के रूप में क्या मैं उसे अनुशासित करने के लिए योग्य नहीं हूं? जयवीर ने ठंडी सांस ली और उसका शरीर भी शक्ति से फट गया, जिसने तुरंत राहुल की आभा को संतुलित कर दिया। वास्तव में आप कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं। हालांकि भले ही आप कानून प्रवर्तन अधिकारी हों, फिर भी आपको नियमों का पालन करना होगा। राहुल के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। वह धीरे धीरे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा। उसकी नजरें हिडन स्वॉर्ड चोटी की ओर मुड़ गईं। चूंकि वरिष्ठ जयवीर संप्रदाय के कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं, तो आइए महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के नियमों के बारे में बात करें। घोड़ा बनने की चाहत रखने वाली लड़की का दिलचस्प सफर। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जयवीर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि राहुल क्या करने की कोशिश कर रहा था। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के कानून प्रवर्तन अधिकारी होने के नाते वरिष्ठ जयवीर स्वाभाविक रूप से हमारे संप्रदाय के नियमों से भली भांति परिचित हैं। मैं सोच रहा हूं कि अगर कोई शिष्य दूसरों को जलाए, मारे, लूटे और उन पर अत्याचार करे तो क्या होगा? महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के नियमों के अनुसार उस शिष्य की साधना नष्ट कर दी जानी चाहिए और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, जयवीर ने अवचेतन रूप से कहा। ये सुनकर राहुल के मुंह के कोने मुड़ गए और उसने एक दुष्ट मुस्कान के साथ जयवीर को देखा। जब जयवीर ने ये देखा तो उसके दिल में अचानक एक अशुभ पूर्वाभास उभर आया। वरिष्ठ भाई, आप सचमुच महान वन्य क्षेत्र के दिव्य पंथ के नियमों से भली भांति परिचित हैं। हालांकि अगर मुझे ठीक से याद है तो हिडन स्वॉर्ड पीक का एक साधक है जो न केवल लोगों को धमकाता है, बल्कि साधक होने के नाते महिलाओं के साथ भी खिलवाड़ करता है।
वह बहुत क्रूर और निर्दयी व्यक्ति है। क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसकी साधना समाप्त नहीं कर देनी चाहिए? क्या उसे संप्रदाय से निष्कासित नहीं कर देना चाहिए? अरे जरा रुको, मुझे अब याद आ गया है कि यह शिष्य वरिष्ठ जयवीर का बेटा है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि इतने जघन्य अपराध करने के बावजूद वह बेदाग बच निकला। लगता है कि कानून प्रवर्तन अधिकारी के तौर पर वरिष्ठ जयवीर का पद काफी उपयोगी है, कम से कम अपने बेटे की सुरक्षा के लिए तो। जब सुप्रिया ने यह सुना तो वह मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाए। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके शिक्षक इस तरह का दृष्टिकोण अपनाएंगे और जयवीर की स्थिति और पद का अपने खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जब जयवीर ने यह सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि राहुल क्या कहना चाह रही थी, लेकिन वह उसे नकार नहीं सका। आखिरकार राहुल ने जो कहा था वह सच था। बुढ़ापे में उसका सिर्फ एक बेटा ही था, इसलिए वह अपने बेटे से बहुत लाड़ प्यार करता था। उसे सजा देना वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उनके बेटे गोपाल कानून प्रवर्तन के प्रमुख के रूप में अपने पिता की स्थिति पर निर्भर थे और महान जंगल दिव्य संप्रदाय में जो कुछ भी वह करना चाहते थे उसके लिए छिपे हुए तलवार शिखर के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति पर भरोसा करते थे। यद्यपि वह संप्रदाय की महिला साधकों पर हाथ डालने का साहस नहीं कर पाता था, लेकिन बाहरी दुनिया की साधारण महिलाएं इतनी भाग्यशाली नहीं थीं। कुछ ही महीनों के अंदर गोपाल ने दुनिया भर के परिवारों से कई युवतियों का अपहरण कर लिया था। उनका देहांत करने के बाद उसने उनके साथ तब तक क्रूरता से खिलवाड़ किया जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। रहस्यवादी दुनिया में जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर हमला करते थे, ऐसी चीजें दुर्लभ नहीं थीं। पहले तो सब एक आंख बंद करके यूं ही देखते रहते थे कि मानो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आखिरकार इस आदमी के पिता तो महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के कानून प्रवर्तन अधिकारी जयवीर थे। भला कौन उनकी पोल खोलने की हिम्मत करेगा? जब जयवीर ने देखा कि राहुल उसके इकलौते बेटे को निशाना बना रहा है तो वह तुरंत घबरा गया। कनिष्ठ भाई राहुल, ऐसे आरोपों के लिए सबूत जरूरी हैं। भले ही हम दोनों के बीच हमेशा से कुछ न कुछ मतभेद रहे हों, फिर भी हमें फंसाने की कोई जरूरत नहीं है। हे, क्या सीनियर जयवीर सचमुच सबूत चाहते हैं? ये सुनकर राहुल ने उपहास किया। अगर मुझे सचमुच सबूत मिल जाए तो महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में वरिष्ठ जयवीर को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, है ना? जयवीर को तुरंत पसीना आ गया और उसने वीर सिंह की ओर एक विनती भरी नजर डाली। ये देखकर वीर सिंह ने थोड़ा निराश महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। यह अप्रत्याशित था कि ग्रेट वाइल्डनेस डिवाइन संप्रदाय के कानून प्रवर्तन अधिकारी, एक विशेषज्ञ जो सैकड़ों वर्षों से हिडन स्वॉर्ड पीक के प्रभारी थे, के साथ एक युवा व्यक्ति द्वारा खिलवाड़ किया जाएगा। हालांकि राहुल को वीर सिंह की प्रशंसा भी प्राप्त हुई थी। जहां तक गोपाल का मामला है, वीर सिंह को कैसे पता नहीं चल सकता था। हालांकि क्योंकि दूसरा पक्ष जयवीर का इकलौता बेटा था, इसलिए उसने आंखें मूंद लीं। डॉट 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 आखिरकार इस दुनिया में जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शिकार करते हैं, वहां बिना किसी साधना प्रतिभा वाले वे नश्वर लोग उनकी नज़र में चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वीर सिंह ने आकाश में बादलों को देखा, फिर राहुल को देखा। कनिष्ठ भाई राहुल, मैं देख सकता हूं कि क्लाउड स्काई शिखर की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत प्रचुर है। इस पर्वत पर एक आध्यात्मिक शिरा है ना? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मार्शल अंकल रघुवीर इतने समय से क्लाउड स्काई शिखर पर ही रह रहे हैं। ये सुनकर राहुल ने बाद वाले पर गहरी नजर डाली। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वीर सिंह जानबूझकर गोपाल घटना को दबाने के लिए विषय बदल रहा था। हालांकि राहुल बहुत दूर नहीं गया। आखिरकार जयवीर से पूरी तरह से अलग हो जाना अच्छी बात नहीं थी। जयवीर एक रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र साधक था और राहुल अभी तक उसका मुकाबला नहीं कर सका था। वैसे भी ऐसा नहीं था कि गोपाल के अपराध गायब हो गए थे। वह कभी भी उसके खिलाफ सबूत ढूंढ सकता था। वरिष्ठ भाई वीर सिंह की नजरें वाकई तेज हैं। आपने हमारे क्लाउड स्काई शिखर का रहस्य खोज निकाला है। मैं सचमुच प्रभावित हूँ। राहुल मुस्कुराया और बात को टाल दिया। ये सुनकर वीर सिंह ने संतुष्टि भरी अभिव्यक्ति दिखाई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब इस बारे में और बात नहीं करते। मैं यहाँ जूनियर जयवीर के साथ 7 पीक्स प्रतियोगिता के लिए आया हूँ जो जल्द ही होने वाली है। डॉट डॉट क्या जूनियर ब्रदर ये का क्लाउड स्काई पीक भाग लेगा? 7 चोटियां प्रतियोगिता महान वन्य दिव्य संप्रदाय द्वारा आयोजित सबसे बड़ा आयोजन था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण था। राहुल की याददाश्त के अनुसार क्लाउड स्काई पीक ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। रघुवीर खुद हमेशा से एकाकी रहा था और राहुल से पहले उसका कोई शिष्य नहीं था। राहुल ने भी इस बार प्रतियोगिता की परवाह नहीं की थी। हालांकि अब जबकि उनके पास एक शिष्य था और प्रणाली जागृत हो गई थी, ये दिखावा करने का एक अच्छा मौका था और साथ ही कुछ संभावित लाभ भी अर्जित करने का। जरूर, चूंकि सीनियर भाई वीर सिंह हमें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने आए हैं, इसलिए क्लाउड स्काई पीक जरूर भाग लेगा। जब जयवीर ने यह सुना तो उसने तिरस्कार भरी मुस्कान प्रदर्शित की। महान वन्य दिव्य संप्रदाय की 7 चोटियों में से मेघ आकाश शिखर पर सबसे कम लोग थे। अन्य चोटियों पर अनगिनत शिष्य थे। इसके अलावा जो लोग 7 चोटियों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए योग्य थे, वे सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे, जिन्हें अपनी अपनी चोटियों पर कई दौरों के बाद चुना गया था। हर एक काफी शक्तिशाली था। इस वजह से 7 चोटियों की प्रतियोगिता को महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय की प्रतिभाओं के परीक्षण के रूप में भी जाना जाता था।
सुप्रिया भले ही प्रतिभाशाली थी, लेकिन वह तो बस एक शिष्या थी जिसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया था। अनेक अद्वितीय प्रतिभाओं के बीच वह तो एक साधारण व्यक्ति थी। उसे किस प्रकार का दर्जा प्राप्त हो सकता था? अतीत में प्रतियोगिता का सबसे कमजोर प्रतिभागी एक दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र का साधक था। कुछ अधिक प्रतिभाशाली साधक तो भौतिकीकरण क्षेत्र तक भी पहुंच गए थे। सुप्रिया तो सिर्फ चौथे स्तर की रहस्यवादी मध्याह्न क्षेत्र की साधिका थी। उसका अंत ढेर के सबसे निचले हिस्से के अलावा कहीं और नहीं हो सकता था। महिलाएं बड़ी उम्र के पुरुषों को क्यों पसंद करती हैं, यह एक बड़ी बात होने जा रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह। चूंकि तुमने 7 पीक्स प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत की है, तो मुझे निशाना बनाने का दोष मत दो। जयवीर ने ठंडी मुस्कान दी। वह पहले से ही उनके पराजित भावों को देखने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा वह कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में अपने पद का उपयोग करके सुप्रिया को पहले ही दौर में बाहर करने की कुछ व्यवस्था करने जा रहे थे। उस समय वह राहुल का निर्दयतापूर्वक मजाक उड़ा सकेगा। राहुल ने जयवीर की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा और सार्थक रूप से कहा, वरिष्ठ जयवीर की अभिव्यक्ति को देखकर क्या ये हो सकता है कि आप सोचते हैं कि क्लाउड स्काई पीक की भागीदारी बुरी तरह से समाप्त होगी? चूंकि ऐसी बात है तो क्यों ना आप और मैं शर्त लगा लें। किस तरह की शर्त? जब जयवीर ने यह सुना तो उसे तुरंत इसमें दिलचस्पी हो गई। सुप्रिया का नुकसान तो तय हो ही चुका था। अब जब इस बंदे ने अपनी कब्र खुद खोदने का फैसला कर लिया है तो स्वाभाविक है कि वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। ये बहुत आसान है। देखते हैं हमारे शिष्यों में से किसे बेहतर रैंकिंग मिलती है। जो भी जीतेगा उसे एक उच्च स्तरीय पृथ्वी श्रेणी की जादुई कलाकृति मिलेगी। वरिष्ठ भाई गाओ, आप क्या सोचते हैं? हम वरिष्ठ भाई वीर सिंह से इसकी गवाही ले सकते हैं। जब जयवीर ने यह सुना तो वह अंदर से बहुत खुश हुआ। क्या इस आदमी का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था? यदि राहुल अचानक अपने वचन से मुकर जाता तो जयवीर बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता। चूंकि जूनियर भाई राहुल ने यह सुझाव दिया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। वरिष्ठ भाई वीर सिंह, कृपया इसकी गवाही दे ताकि कोई भी अपनी बात से मुकर न सके। जयवीर ने सुप्रिया को देखकर हंसा। जब वीर सिंह ने यह सुना तो उसने पहले जयवीर की ओर देखा और फिर राहुल की ओर। चूंकि मामला ऐसा है, मैं इसका गवाह बनूंगा। हालांकि वह भी थोड़ा हैरान था। राहुल को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? वह जयवीर से इस तरह मुकाबला क्यों करेगा? संपूर्ण छिपी तलवार शिखर के दौरान सबसे शक्तिशाली साधक निस्संदेह जयवीर का पुत्र गोपाल था। यद्यपि वह बच्चा वास्तव में एक बदमाश था, लेकिन जयवीर द्वारा उसे बिना किसी शर्त के साधना संसाधनों से समर्थन देने के कारण उसकी शक्ति पहले ही भौतिकीकरण क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच चुकी थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। महान निर्जन दिव्य संप्रदाय के साधकों की युवा पीढ़ी में वह तनवीर के बाद सबसे शक्तिशाली थे। तनवीर इस वर्ष की 7 पीक्स प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे, इसलिए गोपाल का समग्र चैंपियन बनना लगभग तय था। जूनियर भाई राहुल, मुझे डर है कि आप निराश होंगे। इस साल की 7 पीक्स प्रतियोगिता का विजेता हमारा हिडन स्वॉर्ड पीक होगा। राहुल को शर्त के लिए सहमत होते देख जयवीर के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। राहुल ने इसे उदासीनता से देखा और फिर उसकी नज़र सुप्रिया पर पड़ी। ऐसा लगता है कि तुम्हारे मार्शल अंकल गाओ तुम्हें नीची नज़रों से देख रहे हैं। तुम्हें अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करनी होगी। मार्शल अंकल गाओ को सरप्राइज दो। सुप्रिया को पता था कि उसके शिक्षक अपनी सारी उम्मीदें उस पर लगा रहे हैं। वह घबराई हुई और दबाव में थी, लेकिन साथ ही उत्साहित भी थी कि उसके शिक्षक ने उस पर भरोसा किया। गुरुजी, चिंता न करें, मैं अपनी साधना में जरूर कड़ी मेहनत करूंगा और मार्शल अंकल गाओ को एक अद्भुत आश्चर्य दूंगा, सुप्रिया ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। हम इस बारे में देखेंगे। आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, इसलिए आपको उस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। जयवीर ने सुप्रिया की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कोई बात नहीं, 3 महीने काफी हैं। राहुल ने बाद वाले को उदासीनता से देखा। उसके बाद वीर सिंह ने कुछ और निर्देश दिए और फिर जयवीर को अन्य प्रमुखों की चोटियों पर ले गए। उन दोनों के चले जाने के बाद सुप्रिया अंततः इसे और नहीं रोक सका और जल्दी से राहुल के पास गया। सुप्रिया को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उसने अभी जयवीर को नाराज न किया होता तो शायद उसकी शिक्षिका को इस हद तक मजबूर न होना पड़ता। टीचर, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो टीचर को ऐसा न करना पड़ता। मैं शपथ लेता हूं कि भविष्य में मैं निश्चित रूप से साधना में कड़ी मेहनत करूंगा और यदि मैं हार गया तो जादुई कलाकृति को वापस जीत लूंगा। राहुल ने अपने शिष्य की ओर देखा जो रोने की कगार पर था और उसे ये थोड़ा अजीब लगा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। जुगे अवाक रह गया। हालांकि थोड़ी देर की उलझन के बाद सुप्रिया ने इसे समझ लिया। टीचर ने जरूर मेरे लिए ऐसा किया है। वह ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि मुझे बुरा लगे। शिक्षक बहुत दयालु व्यक्ति हैं। ये सोचकर सुप्रिया का दिल गर्म हो गया। क्या ये दूसरों द्वारा संरक्षित होने की भावना थी? गुरुजी, मैं जानता हूं कि आप मार्शल अंकल गाओ को बिना किसी कारण के कभी नहीं उकसाएंगे। मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो और मुझे पता है कि यह मेरी गलती है। मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूंगा और 7 पीक्स प्रतियोगिता में आपको शर्मिंदा न करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मैं सम्मान के साथ हारूंगा।
ये सुनकर राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पहले ही उस पर दांव लगा दिया था। उसे यह कहकर हालात को बिगाड़ना नहीं चाहिए कि वह हार सकती है। फिर भी उसके मुंह से विरोधाभासी बातें निकलती रहीं। इसे अच्छी तरह याद रखना, सेवन पीक्स प्रतियोगिता का नतीजा चाहे जो भी हो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना। उम्मीदों के बोझ तले दबना मत। क्या आपको लगता है कि मुझे अपनी प्रतिष्ठा की परवाह है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल को पिछले 100 वर्षों में महान जंगल दिव्य संप्रदाय में जो कुछ भी अनुभव हुआ था उसकी याद आ गई और उसके मुंह के कोने फड़कने लगे। जब यह व्यवस्था निष्क्रिय थी तब महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय में उसकी साधारण प्रतिभा का हर कोई मजाक उड़ा रहा था। सभी जानते थे कि मेघ आकाश शिखर एक निकम्मे साधक और मुखिया का घर था। हालांकि चूंकि सिस्टम पहले ही जागृत हो चुका था, इसलिए उसके लिए सेवन पीक्स प्रतियोगिता जीतने में उसकी मदद करना असंभव नहीं था। ये दिखावा करने का समय है। राहुल अपने चेहरे पर मुस्कान लिए पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। तभी राहुल ने सुप्रिया को देखने के लिए मुड़कर देखा। युए, मैं देखना चाहता हूं कि पिछले 4 दिनों में तुम्हारी साधना में कितनी प्रगति हुई है। फिर राहुल आंगन की ओर चला गया और सुप्रिया उसके पीछे पीछे चला। क्लाउड स्काई पीक के आंगन में सुप्रिया ने घबराहट से राहुल की प्रतीक्षा की ताकि वह उसकी साधना के परिणामों की जांच कर सके। वह नहीं जानती थी कि उसकी साधना के परिणाम उसके गुरु को संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं। मैं पहले तुम्हारी साधना का परीक्षण करूंगा। राहुल ने सुप्रिया की ओर देखा और फिर अपनी आस्तीन लहराई। आकाश से प्रकाश की एक किरण उतरी और उस पर आ गिरी। इस प्रकाश का कार्य लक्ष्य के साधना स्तर की जांच करना था। बेशक ये केवल उपयोगकर्ता से कमजोर साधकों की ही जांच कर सकता था। इसके अलावा अगर दूसरा पक्ष विरोध करता तो ये काम नहीं करता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, रहस्यमय मध्याह्न क्षेत्र का चौथा स्तर। ये देखकर राहुल ने अपनी भौहें उठाईं। केवल 4 दिनों में ये लड़की रहस्यमय मेरिडियन क्षेत्र के चौथे स्तर तक कैसे पहुंच गई? ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय मज्जा की गोली ने उसके शरीर में मेरिडियन को काफी हद तक पुनः निर्मित कर दिया था। इसके अलावा ये लड़की इससे पहले एक साधारण व्यक्ति थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय मज्जा गोली की औषधीय शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने में असमर्थ थी। उद्धरण राहुल ने जो गहन मज्जा गोली ली थी उसके लिए भी यही बात लागू होती थी। उसे गोली की औषधीय शक्ति को बमुश्किल अवशोषित करने में 4 दिन लगे, फिर भी वह पहले से ही चौथे स्तर का शून्यलोक साधक था। इतना ही नहीं, गहन मज्जा गोली की औषधीय शक्ति के तहत और अपने दानतीयन में आध्यात्मिक शक्ति को संयमित किया, इसलिए भले ही वह एक चौथे स्तर का शून्य क्षेत्र साधक था, वह 9वें स्तर के शून्य क्षेत्र साधकों के साथ टक्कर लेने में सक्षम होगा। इसके अलावा अब उसके शरीर में अमर आध्यात्मिक शक्ति का अंश था, जिससे दूसरों के लिए उसके साधना स्तर को सही भांप पाना कठिन हो गया। यही कारण था कि जयवीर और वीर सिंह इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि राहुल की साधना का स्तर किस ऊंचाई तक पहुंच गया था। शिक्षक, यह मेरी गलती है कि मुझमें इतनी औसत प्रतिभा है और मैं शिक्षक की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। राहुल की अपरिवर्तित अभिव्यक्ति को देखकर सुप्रिया को अचानक उसकी कम क्षमताओं पर थोड़ी निराशा और हताशा महसूस हुई। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद राहुल ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। रहस्यमय मध्याह्न क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने में आपको केवल 4 दिन लगे। ये तो पहले से ही काफी चौंकाने वाला है। आप और कितना शक्तिशाली होने की उम्मीद कर रहे थे? मेरे सामने ऐसा कहना ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरों के सामने ऐसा बोलेंगे तो आपको मार पड़ेगी। उसे सचमुच शक था कि यह लड़की किसी भ्रम में है। वह युवक जो उस समय सभा कक्ष में सबसे पहले चुना गया था, अभी तक रहस्यमय मध्याह्न रेखा के पहले स्तर तक भी नहीं पहुंचा था। राहुल की अलग प्रतिक्रिया देखकर सुप्रिया दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी शिक्षिका उसके प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थी। यद्यपि आपकी साधना की गति खराब नहीं है, फिर भी ये 3 महीने में दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। राहुल ने सुप्रिया को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। अचानक राहुल को याद आया कि वह आध्यात्मिक शक्ति संचार कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि 100 साल से इस तंत्र के न होने से उसका दिमाग सुस्त हो गया था। वह तो इन बुनियादी कार्यों के बारे में भी भूल गया था। मेरे प्रिय शिष्य, अब तुम मेघ आकाश शिखर की गरिमा को अपने कंधों पर उठा रहे हो। मेघ आकाश शिखर की गरिमा की रक्षा के लिए तुम्हें सप्त शिखरों की प्रतियोगिता में विजयी होना होगा। हालांकि आप साधना में काफी प्रतिभाशाली हैं, फिर भी इस कार्य हेतु आवश्यक स्तर तक पहुंचने के लिए 3 महीने बहुत कम समय है। चूंकि ऐसी स्थिति है, इसलिए मैं आपके लिए आध्यात्मिक शक्ति संचार करूंगा। ये सुनकर सुप्रिया को झटका लगा। गुरुजी, क्या आपने अभी कहा कि आप मेरे लिए आध्यात्मिक शक्ति संचार करने जा रहे हैं? मैंने गलत तो नहीं सुना? क्या गुरुजी सचमुच मुझ में आध्यात्मिक शक्ति संचार करने वाले हैं? ये सर्वविदित था कि किसान अपनी खेती को अपने जीवन से भी अधिक महत्व देते थे। यहाँ तक कि रक्त संबंधी भी अपने प्रियजनों के लिए आध्यात्मिक शक्ति संचार करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। सुप्रिया ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी शिक्षिका वास्तव में उसके लिए ऐसा करने को तैयार होगी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके लिए सचमुच महत्वपूर्ण थी? ये सोचकर सुप्रिया को अपने दिल में गर्माहट का एहसास हुआ। उसे यह बताना कि उसे क्लाउड स्काई शिखर की गरिमा बनाए रखनी है, शायद सिर्फ एक बहाना था। आखिर अपनी ताकत की तुलना में गरिमा और गौरव क्या है? फिर भी बाहरी तौर पर वह साथ खेलती रही। सुप्रिया ने गंभीर भाव से सिर हिलाया।
ठीक है मेरे प्यारे शिष्य, आइए आध्यात्मिक शक्ति संचार शुरू करें। हाँ गुरुजी, सुप्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के पालथी मारकर बैठ गया। जैसे ही वह ध्यान की अवस्था में पहुंची, राहुल ने आध्यात्मिक शक्ति संचार शुरू कर दिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे वह भली भांति परिचित था। राहुल की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे सुप्रिया में प्रवाहित हुई। उसने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग उसकी शिरोबिंदुओं की चौड़ाई की जांच करने के लिए किया, फिर धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जगाया। युए, तुम्हारी शिरोबिंदुओं की चौड़ाई को देखते हुए तुम केवल 10 वर्षों की साधना ही कर सकते हो। जब मैं शुरू करूं तो मेघ आकाश निधि नियमावली को सक्रिय करो और आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करो। याद रखो, जब मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति तुम में भरूंगा तो तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है गुरुजी, राहुल ने सिर हिलाया, फिर धीरे से अपनी आध्यात्मिक शक्ति सुप्रिया के शरीर में डाल दी। प्रश्नवाचक चिन्ह। अपने शरीर में अचानक प्रकट हुई कोमल शक्ति को महसूस करते हुए सुप्रिया थोड़ा कांप उठी। वह थोड़ी घबरा गई। फिर उसने राहुल के निर्देशों को याद किया और आने वाली आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने और परिष्कृत करने के लिए क्लाउड स्काई ट्रेजर मैनुअल को तुरंत सक्रिय कर दिया। उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ने लगा और शीघ्र ही रहस्यमय मध्याह्न क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गया। मुझे इतनी जल्दी सफलता मिलने की उम्मीद नहीं थी। सुप्रिया की आंखें आश्चर्य से भरी थीं और उसका दिल कृतज्ञता से भरा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके शिक्षक वास्तव में उसके लिए इतने वर्षों की साधना बर्बाद करने को तैयार होंगे। सुप्रिया को यह नहीं पता था कि इस अद्भुत प्रणाली से राहुल को कई गुना अधिक पुरस्कार मिलेगा, जो उसके द्वारा दी गई आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा के बराबर होगा, बल्कि उससे भी अधिक होगा। इस प्रणाली के साथ राहुल को कभी नुकसान नहीं होगा। बैंग बैंग। अचानक सुप्रिया को लगा कि उसका डेंटियन जोर से कांप रहा है और फिर उसने एक चटकने की आवाज़ सुनी। फिर अपनी आध्यात्मिक समझ से उसने पाया कि उसके मेरिडियन में अब बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति समाहित हो गई है। दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र का प्रथम स्तर। सुप्रिया उत्साहित थी। उसे संप्रदाय में आए अभी केवल 4 दिन ही हुए थे, फिर भी वह दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह उन अन्य बचे लोगों से बहुत आगे थी जो उसके साथ संप्रदाय में शामिल हो गए थे। आध्यात्मिक शक्ति संचार पूरा होने के बाद राहुल ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली और सुप्रिया को निर्देश देने के लिए मुड़ गया। विचलित न हों। अपनी साधना की नींव को मजबूत करने के लिए क्लाउड स्काई ट्रेजर मैनुअल का उपयोग करें। शक्ति में अचानक वृद्धि से बहके नहीं। हाँ गुरुजी, सुप्रिया ने तुरंत सिर हिलाया, क्योंकि वह अपनी साधना की नींव को मजबूत करने लगी थी। ये छोटी बच्ची बहुत आज्ञाकारी है। राहुल मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस समय राहुल के दिमाग में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग। चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य में 10 वर्षों की साधना का संचार किया है, इसलिए मेजबान को 100 गुना यादृच्छिक आलोचनात्मक पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान ने 1000 वर्षों की साधना प्राप्त कर ली है। राहुल की आंखें चमक उठीं। सिस्टम के अपग्रेड से उसके अच्छे इनाम गुणक प्राप्त करने की संभावना बढ़ गई थी। हालांकि यह अभी भी सुप्रिया की साधना गति पर आधारित था, फिर भी यह उसके लिए स्वर्गलोक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। कुछ ही क्षणों बाद राहुल के शरीर में अचानक अपार शक्ति प्रकट हुई और उसके अंगों और हड्डियों में प्रवाहित होने लगी। उसके डेंटियन में भी भारी परिवर्तन आया। ये कितना दर्द है। राहुल का चेहरा दर्द से विकृत हो गया था और उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने बलपूर्वक अपने मन को स्थिर किया और अराजकता हृदय तकनीक को प्रसारित किया तथा धीरे धीरे इस शक्ति को अपने डेंटियन में प्रवाहित किया। महान दाव के स्वर्ण कमल की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने धीरे धीरे इसे परिष्कृत किया और जैसे जैसे उसने ऐसा किया, उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया। शून्य क्षेत्र का 5वां स्तर, 6वां स्तर, 7वां स्तर, 8वां स्तर, शून्य क्षेत्र का 9वां स्तर। वह शून्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। राहुल की पुतलियां चकाचौंध दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं और उसका दानत्यान धीरे धीरे विघटित हो रहा था। यहाँ तक कि अराजकता हृदय तकनीक के साथ भी वह अपने शरीर में अचानक शक्ति के प्रवाह को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। राहुल ने अपने मन को स्थिर किया और दर्द सहन किया। उसने अपने शरीर में भड़की हिंसक शक्ति को दबाने के लिए अराजकता हृदय तकनीक का उन्मत्त रूप से प्रसार किया। इस क्षण महान दाव का स्वर्ण कमल एक दिव्य प्रकाश से खिल उठा। जैसे ही उन्होंने अपने शरीर में व्याप्त विशाल शक्ति को दबाया, उन्होंने धीरे धीरे अपने डेंटियन में एक दिव्य झरना संघनित कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को एक सहारा मिल गया हो और वह शीघ्र ही दिव्य झरने में प्रवाहित हो गई हो। अपने दानतियन में एक दिव्य झरने को संघनित करना, यह इस बात का संकेत था कि हम स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं। राहुल ने एक गहरी सांस ली और उसके शरीर के चारों ओर की आभा घूम गई। इस क्षण से वह महान वन्य क्षेत्र दिव्य संप्रदाय का बेकार प्रथम प्रमुख नहीं रहा, बल्कि एक सच्चा स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ बन गया। अगला, रहस्यवादी प्रभु क्षेत्र। अपने आप को शांत करते हुए उन्होंने अपनी साधना की नींव को मजबूत करने के लिए अराजकता हृदय तकनीक का अभ्यास जारी रखा। काफी देर बाद राहुल की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं। अब उसकी आभा पहले से बिल्कुल अलग थी, जो मानो आसपास के माहौल के साथ घुल मिल गई हो। राहुल के शरीर में अत्यंत रहस्यमय अमर आध्यात्मिक शक्ति के और भी अंश मौजूद थे। बेशक ये किसी और चीज से ज्यादा उस गहन अस्थि मज्जा गोली के औषधीय प्रभावों के कारण था।
वह अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों का निरीक्षण करते रहे और पूरे समय मुस्कुराते रहे। थोड़ी देर बाद सुप्रिया भी अपनी साधना अवस्था से जाग उठी। अपनी शक्ति में बदलाव महसूस करके वह उत्साह से लगभग उछल पड़ी। तो ये प्रथम स्तरीय दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र साधक की शक्ति है। मैं बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। तभी उसे एक और महत्वपूर्ण बात याद आई। क्या गुरु ने यह नहीं कहा था कि जब मेरी साधना दिव्य रहस्यात्मक क्षेत्र तक पहुंच जाएगी तो वे मुझे तलवार नियंत्रण तकनीक सिखाएंगे? क्या इसका मतलब यह है कि मैं दिव्य शक्तियों के बारे में भी सीखना शुरू कर सकता हूँ? ये सोचते हुए सुप्रिया उत्साह से खड़ा हुआ और राहुल की ओर देखने लगा। एक बार जब उसने ऐसा किया तो वह दंग रह गई। अरे टीचर, अब इतने अलग क्यों लग रहे हैं? डॉट डॉट सुप्रिया ने असमंजस में खुद से बड़बड़ाया। हालांकि वह जल्दी ही होश में आ गई। धन्यवाद गुरुजी, आपकी बदौलत मैं दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब हो पाया हूं। सुप्रिया राहुल की ओर चली गई और सम्मानपूर्वक झुकी। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। अतीत पर नजर डालते हुए सुप्रिया को बहुत भाग्यशाली महसूस हुआ। सौभाग्य से उसे चुनने वाला राहुल था, वरना ये स्वर्ग कंपाने वाला अवसर उसे कभी न मिलता। संपूर्ण रहस्यवादी दुनिया में उसने महसूस किया कि राहुल जैसा दयालु और उदार कोई शिक्षक नहीं था। इस समय उसने भी अपना मन बना लिया। अपने माता पिता का बदला लेने के बाद वह भविष्य में अपने शिक्षक की दयालुता का बदला चुकाने के लिए निश्चित रूप से उनके साथ रहेगी। पगली, मैं तेरा टीचर हूँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। राहुल मुस्कुराए। हालांकि सुप्रिया बहुत गंभीर था। प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉट डॉट गुरुजी, युवा भविष्य में आपकी दयालुता का बदला अवश्य चुकाएगा। तुमसे मिलने से पहले मैं बस एक नश्वर था। मेरे कोई बड़े सपने नहीं थे। मेरे माता पिता के उन्मत्त जानवरों द्वारा मारे जाने के बाद मैं बस और मजबूत बनना चाहता था और अपने माता पिता का बदला लेना चाहता था। गुरुजी, जब मैं अपना बदला पूरा कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से हमेशा के लिए क्लाउड स्काई पीक पर आपके साथ रहूंगा। राहुल की नज़रें नर्म पड़ गईं जब उसने सुप्रिया के आंसुओं से सने चेहरे को देखा, क्योंकि वह अपने दुखद अतीत को याद कर रही थी। इस लड़की का अतीत वाकई बहुत दुखद रहा था। इसके अलावा उस दिन हुए जानवर के हमले के स्रोत के बारे में कोई और सुराग नहीं मिला था। अब जब वह उसका शिक्षक बन गया था तो उसने इस मामले में कुछ करने का दायित्व महसूस किया। राहुल ने एक पल सोचा और फिर कहा, ऐसा क्यों? 7 पीक्स प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं तुम्हें प्रशिक्षण के लिए बाहरी दुनिया में ले जाऊंगा। साथ ही मैं देखूंगा कि क्या मैं उस जानवर के हमले के पीछे की सच्चाई का पता लगा सकता हूं। ये सुनकर सुप्रिया ने अपना सिर उठाया और राहुल की ओर देखा। उसका हृदय जटिल भावनाओं से भर गया। उसके माता पिता के अलावा किसी ने भी उसके प्रति ऐसी दयालुता नहीं दिखाई थी। वह उसका ऋण कैसे चुका सकेगी? अध्यापक, सुप्रिया अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी। उसने खुद को राहुल की बाहों में डाल लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सुप्रिया ने अपने माता पिता को खोने के बाद से रोना बंद कर दिया था, क्योंकि वह मजबूत बने रहने की कोशिश कर रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि साधना की इस दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं, कमजोरों के आंसुओं की कोई परवाह नहीं करेगा। हालांकि अब उसके पास एक सहारा था और कोई ऐसा व्यक्ति था जो सचमुच उसकी परवाह करता था। राहुल मुस्कुराया और सुप्रिया के सिर पर थपथपाया, उसे धीरे से सांत्वना दी। सुप्रिया बहुत देर तक रोती रही, फिर धीरे धीरे उसे होश आया। हालांकि उसके बाद सुप्रिया को एहसास हुआ कि उसकी हरकतें थोड़ी अनुचित थीं। उसने वाकई अपने शिक्षक की बाहों में गिरकर रोने की हिम्मत की थी। वह तुरंत लाल चेहरे के साथ राहुल की बाहों से बाहर निकल गई। झूगे यूयू ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे, लेकिन पूरे अनुभव से उसे सांत्वना भी मिली। जब राहुल ने देखा कि सुप्रिया का मूड शांत हो गया है तो उसने राहत की सांस ली। उनके शिष्य को दुनिया का बोझ अकेले उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सोचकर उन्हें रानी पद्मावती की याद आई। मुझे आश्चर्य है कि मेरे प्रिय तसुंडेरे शिष्य का क्या हाल है। यह एक आलंकारिक प्रश्न था, क्योंकि उन्होंने जियान महाद्वीप छोड़ने से पहले भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कर्म की शक्ति का उपयोग किया था। रानी पद्मावती और अन्य लोग भविष्य में जियान महाद्वीप की अद्वितीय महान साम्राज्य बनेंगे, जो मानव जाति को शिखर तक ले जाएंगे। फिर राहुल ने अपनी नज़र फिर से अपने सबसे नए शिष्य की ओर घुमाई। अभी अभी उसके द्वारा की गई कार्रवाई का उद्देश्य उसे यह बताना था कि भले ही उसने अपने माता पिता को खो दिया हो, फिर भी ऐसे लोग हैं जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उसकी परवाह करेंगे। हालांकि राहुल को असहाय महसूस कराने वाली बात यह थी कि यद्यपि सुप्रिया उसके सामने एक सामान्य लड़की की तरह व्यवहार करती थी, फिर भी वह दूसरों से दूर और अलग थलग रहती थी। यह न केवल सुप्रिया के व्यक्तित्व से संबंधित था, बल्कि उस गहन बर्फ दिव्य हड्डी से भी संबंधित था जिसे उसने जागृत किया था। एक साधक की दिव्य अस्थि का उसके चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि गहरी बर्फ की दिव्य अस्थि एक उच्च श्रेणी की दिव्य अस्थि थी और सुप्रिया की साधना को बहुत बढ़ा देती, फिर भी इसका उसके चरित्र पर एक सूक्ष्म प्रभाव भी पड़ता। हालांकि ये सब छोटी मोटी परेशानियां थीं। जब तक ये लड़की अपने अतीत के दर्द और आघात से उबर पाती, तब तक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका स्वभाव थोड़ा ठंडा था। राहुल ने फिर से बात की। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। अब जब आप दिव्य रहस्यवादी क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गए हैं, तो कल से मैं आपको क्लाउड स्काई तलवार नियंत्रण तकनीक सिखाऊंगा। आज तुम्हें आराम करना चाहिए। याद रखो, काम और आराम के बीच संतुलन जरूरी है।
खुद पर ज्यादा जोर मत डालो और अपनी साधना की नींव को नुकसान मत पहुंचाओ। समझना। एन। सुप्रिया ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। टीचर, बहुत देर हो रही है, आपको भूख लगी होगी, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करूं? सुप्रिया ने अचानक राहुल से एक सवाल पूछा। ये सुनकर राहुल को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मैं तो लगभग भूल ही गया था, इस लड़की ने अभी अभी दिव्य रहस्यमयी लोक में कदम रखा है। उसका भौतिक शरीर अभी भी भोजन से पूरी तरह परहेज करने में असमर्थ है। उसे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए अभी भी भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं वास्तव में एक योग्य शिक्षक नहीं हूं। राहुल शर्मिंदा अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने से खुद को नहीं रोक सका। वह अपनी साधना पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि वे ये पूरी तरह भूल गए थे कि उनका शिष्य आंगन में अकेला है। यह अज्ञात था कि यह छोटी लड़की कैसे बच गई। आखिरकार मेघाकाश शिखर महान वन्य क्षेत्र के दिव्य संप्रदाय के अन्य शिखरों से अलग था। इस विशाल शिखर पर राहुल के अलावा केवल सुप्रिया ही था। वस्त्र, भोजन, आवास और रसद की व्यवस्था के लिए कोई सेवक शिष्य नहीं था। पिछले 100 सालों से राहुल मूलतः आत्मनिर्भर जीवन जी रहा था, इसलिए वह भूल गया था कि एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ क्या करना जरूरी है। खुशकिस्मती से ये लड़की काफी समझदार थी और अपना ख्याल रखना जानती थी। अगर वह सचमुच बाहर भूख से मर जाती तो हालात बहुत खराब हो जाते। बेशक भले ही क्लाउड स्काई शिखर पर कोई सेवक शिष्य नहीं थे, फिर भी महान वन्य दिव्य संप्रदाय द्वारा खरीदी गई सामग्रियों को समय समय पर शिखर पर भेजता था। ठीक है, तो फिर चलो तुम्हारा खाना चखते हैं, राहुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह ये देखने के लिए भी उत्सुक थे कि उनका प्रिय शिष्य क्या कर सकता है। तियान युआन महाद्वीप पर न तो यू और न ही गीता रावत खाना बनाना जानते थे। रानी पद्मावती को कभी इसकी जहमत नहीं उठानी पड़ती और देविका की माँ उसके लिए खाना बनाती थी। यहाँ एक बार जब साधक भौतिक लोक में पहुंच जाता तो वह लंबे समय तक उपवास कर सकता था। शून्य लोक में पहुंच जाने पर जीविका के लिए भोजन करना पूरी तरह से अनावश्यक हो जाता था। बेशक अगर वे सचमुच खाना चाहते तो ऐसा कर सकते थे। ठीक है गुरुजी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। जब सुप्रिया ने राहुल की बातें सुनी तो उसने तुरंत एक उत्साहित भाव प्रदर्शित किया, फिर भोजन तैयार करने के लिए रसोई में भाग गई। यह उसके लिए अपनी कुशलता दिखाने और अपने शिक्षक के प्रति कुछ ऋण चुकाने का अवसर था। सुप्रिया के उत्तेजित भाव देखकर राहुल का मुंह फड़क उठा। उसके दिल में एक अशुभ भावना जाग उठी। बाद में उसके सामने क्या प्रस्तुत किया जाएगा, क्या ये खाने योग्य होगा? राहुल को तुरंत अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसके बाद राहुल आंगन में मुख्य हॉल में गया और सुप्रिया का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वह एक ट्रे लेकर आए और उसे मेज पर रख दिया। ट्रे पर रखी प्रत्येक प्लेट सुगंधित व्यंजनों से भरी हुई थी जो देखने में स्वादिष्ट लग रहे थे। खैर, कम से कम ऊपरी तौर पर तो यह अच्छा लग रहा है ना? राहुल अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। गुरुजी, कृपया इन व्यंजनों को आजमाएं। सुप्रिया ने सभी व्यंजन मेज पर रख दिए। उसके बाद वह मेज के सामने बैठ गई और उत्सुकता से राहुल को देखने लगी। ये देखकर राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर बुरा हुआ तो उसे सहना ही पड़ेगा। राहुल ने अपने दांत पीसते हुए अपने चॉपस्टिक से कोमल मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। जब उसकी जीभ ने मांस को छुआ तो राहुल की आंखें चमक उठीं। मांस ताज़ा और कोमल था और स्वाद भी शानदार था। इस लड़की का खाना बनाना बुरा नहीं है। यह इस दुनिया में मेरे जीवन के लिए शुभ संकेत है। आप क्या सोचते हैं गुरुजी, क्या ये स्वादिष्ट है? सुप्रिया ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। ये व्यंजन वे थे जिनमें वह सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये उसके शिक्षक की भूख को संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं। आपकी पाककला बहुत अच्छी है, खासकर इस मीट डिश के लिए। चाहे ताजगी की बात हो या स्वाद की, ये बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतना हुनर होगा। तुमने मुझे सचमुच प्रभावित किया है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सुप्रिया ने यह सुना तो उसका दिल खुशी से भर गया और उसने गर्व से कहा, बिल्कुल, ये व्यंजन मेरी माँ की खासियत हैं। मैं बचपन से ही उनसे सीखती आ रही हूँ।